नमस्कार मित्रों। नमो बुद्धाय। तो मेरी प्यारी फैमिली को दीपक का प्यार भरा नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूं वह असम से जुड़ी हुई है। अब यह तो आप जानते ही हैं कि असम में दुनिया भर की तंत्र साधनाएं की जाती है। हमारे देश में अगर तंत्र मंत्र प्रेत तांत्रिक या सिद्ध साधुओं की बात आती है तो असम का नाम सबसे पहले आता है। तो आज की स्टोरी भी हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो आज से काफी समय पहले अब अपने कुछ दोस्तों के साथ असम में घूमने के लिए गए थे। दरअसल जब वह एक जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए गए थे तो वहां पर उनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हुईं। बल्कि उनमें से उनके दो दोस्तों ने तो उस भयानक अनुभव को अपने खुद के शरीर के साथ अनुभव भी किया था। और उन्हें बाद में जाकर यह पता चला कि जिस जंगल में वह ट्रैकिंग करने के लिए गए थे वहां पर एक डायन रहा करती थी। और वह कोई छोटी मोटी डायन नहीं थी, बल्कि काफी समय से उस डायन ने अपने आप को इतना ताकतवर कर लिया था जिसकी वजह से कोई भी तांत्रिक या साधु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो उससे लड़ने के लिए उससे भी ज्यादा एक भयानक ताकत चाहिए थी। और एक सिद्ध पुरुष ने यह कार्य किया भी। तो हमारे सब्सक्राइबर और उनके दोस्त जो वहां पर घूमने गए थे उनकी रक्षा भी उस शैतानी ताकत से एक दूसरी भयानक एक ताकत ने ही की थी। और वह शैतानी ताकत था एक अग्नि पिशाच जिसने उस डायन से उनको बचाया। लेकिन यह सब कुछ क्यों हो रहा था, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी थी जो उनको उन गांव वालों से बाद में पता चली। तो जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वह बादी सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। और जिन सब्सक्राइबर्स ने हमारे साथ स्टोरी शेयर की उनका नाम है वरुण। तो मैं चाहता हूं कि यह पूरी स्टोरी आप उनके ही पर्सपेक्टिव से सुने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। राम राम साथियों, मेरा नाम वरुण है और यह बात आज से कुछ साल पहले की है जब मैं अपने कुछ दोस्तों रमन, रजनीश, नकुल, कार्तिक के साथ असम घूमने गया था। असम में घूमने फिरने की काफी जगह हैं, तो हम दोस्तों ने वहां जाने का प्लान बनाया। असम ऐसी जगह है जहां पर प्राकृतिक सुंदरता तो है, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर तंत्र मंत्र, काला जादू वगैरह भी काफी होता रहता है। इसीलिए मेरी मां ने मुझे कुछ हिदायतें देकर वहां जाने दिया। खैर, हम 5 दोस्त ट्रेन से असम गए और फिर वहां पर एक सस्ते होटल में कमरा ले लिया। वहां घूमने की काफी सारी जगह हैं। उनमें ही हम घूमते घूमते वहां के एक जंगल में ट्रैकिंग करने पहुंच गए। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव भी बसा हुआ था। वहां की हवा काफी ताजी थी और शहरों में यह देखने को कहाँ मिलता है। खैर, हम सारे जंगल में अंदर की ओर जाने लगे। हमने जरूरी सा सामान वगैरह सब लेकर रखा था। और चूंकि यह जंगल हमारे लिए नया था तो हमने अपने साथ गांव के ही एक आदमी को ले लिया ताकि हम जंगल में ट्रैकिंग के दौरान रास्ता ना भटके। उस आदमी को टूटी फूटी हिंदी आती थी और वह पूरे रास्ते हमसे अपनी टूटी फूटी हिंदी में बातें करता रहा। बातों बातों में जब हम लोग उस जंगल में काफी अंदर आ गए तो तभी अचानक मैं अपने जूते का लेस बांधने के लिए रोका। जैसे ही मैं लेस बांधने के बाद आगे बढ़ गया, वैसे ही उसके जस्ट 1 सेकंड बाद ही उस जगह पर जहां मैं अपने लेस बांध रहा था वहां पर ऊपर से एक मोटी पेड़ की डाल टूटकर नीचे गिरी। यह देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि अगर मैं वहां पर थोड़ी देर और रहता तो वह मोटी टहनी टूटकर मेरे ऊपर गिर सकती थी। इन सब से मैं थोड़ा घबरा गया था। वहां कुछ देर के लिए खामोशी छा गई थी, लेकिन फिर तभी हमारे साथ आए उस गांव के आदमी ने अपनी टूटी फूटी भाषा में कहा, अरे कुछ नहीं है, सिर्फ पेड़ का डाल टूटकर गिर गया है। अब यह सिर्फ एक कोइंसिडेंट के अलावा तो क्या ही हो सकता है, इसीलिए हम भी इसे छोड़कर आगे बढ़ गए। इसी दौरान मेरा दोस्त रजनीश बोला, भैया यह जंगल काफी अजीब है, यहां ज्यादा कोई जानवर नजर नहीं आ रहा। वो आदमी बोला, इस इलाके में ज्यादा जंगली जानवर नहीं आता है और भी ना जाने क्या क्या। उसने बोला, मुझे ठीक से याद नहीं क्योंकि उस समय वह टहनी गिरने से मेरा ध्यान अब भी उसी ओर था और मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान हूं। खैर, हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी थोड़ा पानी पीने के लिए हम एक जगह पर रुके। मैं पानी पी ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में किसी की फुसफुसाना। वह किसी की फुसफुसाना। मैंने आसपास देखते हुए अपने साथियों से कहा,
क्या तुमने वह आवाज सुनी? मेरे दोस्तों ने आसपास देखा और फिर मेरा दोस्त रमन बोला, मुझे तो लगता है कि यह किसी खतरनाक भूत की आवाज थी। यह सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया। वहीं मेरे दोस्त मुझ पर हंसने लगे। यह देखकर हमारे साथ जो गांव का आदमी आया था, वह मुझे घूरते हुए बोला, आपको डर ज्यादा लगता है क्या? मैंने कहा, बस थोड़ा सा ही। यह सुनकर वह आदमी बोला, देखो वैसे तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर अपने डर पर काबू रखोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। यह सुनकर मैंने कहा, क्यों? और यह सब क्या बोल रहे हो आप? वह आदमी धीमे से बोला, इस जंगल में ज्यादा कोई आता नहीं है, लेकिन जो आ जाता है उसे अपना दिमाग मजबूत रखना पड़ता है। वैसे तो गांव के लगार यहां आते रहते हैं, लेकिन वह भी कमजोर दिल वाले नहीं आते। यह सुनकर मेरा दोस्त रमन बोला, भैया, यह आप गोल गोल बात को घुमाना बंद कीजिए और सीधे से बताइए। तब वह आदमी बोला, देखो आप लोग शहर के हो, इसलिए इन सब में नहीं मानते होगे, लेकिन इस जंगल में एक खतरनाक डायन का वास है। बोलते हैं कि वह कई सा सालों से जिंदा है, जो कि आसपास के लोगों की जीव ऊर्जा को सोख कर अपनी उम्र बढ़ाती थी। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि उनसे रक्षा करने के लिए यहां पर एक एक पिशाच भी है, जिसे हम पूछते हैं वह हमारी इस डायन से रक्षा करता है। इसी कारण वह डायन प्रत्यक्ष रूप से कभी किसी पर हमला नहीं कर सकती। वह बस यहां आने जाने वाले लोगों को डराकर उनके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है। अगर कोई ज्यादा कमजोर दिल का है तो वह डायन उसके ऊपर आसानी से काबू पा लेती है। लेकिन यहां भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि उस पिशाच की वजह से वह ज्यादा समय तक उस इंसान के शरीर में नहीं रह सकती और ना ही वह इस जंगल से बाहर जा सकती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अपने आप को मजबूत रखिए, वह पिशाच हमारी रक्षा करेंगे। यह सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया था। वहीं मेरा दोस्त वैभव ताली बजाते हुए बोला, अरे वाह भैया, क्या स्टोरी सुनाई आपने, मजा आ गया। सच में आप हाय नरर फिल्में लिखिए, बहुत कमाई होगी। यह सुनकर वह आदमी बोला, देखिए भैया, हम कोई कहानी आपको नहीं सुनाए, बल्कि जो सच है वही बताया है। आगे आपको नहीं मानना तो मत मानो। यह बोलकर मेरे दोस्तों ने आगे कुछ नहीं कहा। हम सब ने पानी पिया और फिर आगे बढ़ गए। लेकिन इसी दौरान जब हम आगे बढ़े ही थे कि तभी वह फुसफुसाना दी, और इस बार वह आवाज मुझे साफ सुनाई दी। किसी ने मेरा नाम पुकारा था। यह सुनकर डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। मेरी आवाज मेरे हलक में अटक चुकी थी। मेरे मन में आया कि मैं अपने दोस्तों को इस बारे में बता दूं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि यह लोग इसके ऊपर यकीन तो करेंगे नहीं, ऊपर से मेरे ऊपर हंसेंगे, वह अलग। इसलिए मैं बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उनके साथ आगे बढ़ने लगा। वह आवाजें मुझे कुछ देर तक रूक रूक कर आती रहीं। इस दौरान मैं इसे नजरअंदाज कर शांत बना हुआ था। कुछ देर बाद वह आवाज आना बंद हो गई और मैंने राहत की सांस ली। हम लोग जंगल में काफी अंदर तक आ गए थे और हम जंगल की उन पगडंडियों पर एक दूसरे के पीछे पीछे आ रहे थे। डर के मारे मैं बीच में आ गया था। सबसे पीछे हमारा दोस्त रमन था। जब हम काफी अंदर तक आ गए तब वह आदमी जो हमारे साथ आया था बोला, आगे दूसरे गांव जाने वाली रोड है, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। इस पर हम सारे मान गए और वापस जाने लगे। लेकिन जब हम पीछे मुड़े तब हमने पाया कि हमारा दोस्त रमन, जो कि सबसे पीछे चल रहा था, वह वहां नहीं था। अब वह कोई छोटी मोटी चीज तो था नहीं, जीता जागता इतना बड़ा इंसान था। इसलिए हम लोगों यह जैसे ही देखा वैसे ही काफी घबरा गए और उसे आवाजें देने लगे। यह देखकर हमारे साथ आया। आदमी बोला, अरे आप लोग डरिए मत, वह यहीं कहीं होंगे। डरने की बात नहीं है, वह पिशाच उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। यह सुनकर मेरा दोस्त कार्तिक झल्ला हुए बोला, अरे चुप करो और अपनी इन ख्याली दुनिया से बाहर आओ। यह भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता। हो ना हो, इन गांव वालों की अफवाहों की वजह से सुनसान जगह देखकर नशेड़ी ने इस जगह पर कब्जा किया हुआ होगा और अब उन्होंने लूटने के लिए रमन को अगवा कर लिया। यह सुनकर हमें उसकी बात सही लगी और फिर हम सारे तेजी से जंगल में उसे आवाज लगाते हुए ढूंढने लगे। लगभग 10-15 मिनट बाद रमन एक दिशा से भागता हुआ मेरे पास आया और घबराते हुए बोला,
अरे यार तुम यहां हो? यह सुनकर रजनीश बोला, वो सब छोड़, तू कहां चला गया था? मरने के लिए देख, अनजान जगह है, अगर तुझे कुछ हो जाता। तो रमन बोला, अरे यार मैं पेशाब करने के लिए रोका था। जब पेशाब करके मैं जाने लगा तो दूसरी दिशा से तुम लोगों की आवाज आई, तो मैं उस आवाज की दिशा में जाने लगा, लेकिन तुम लोग मुझे मिले नहीं। फिर अभी तुम लोगों की आवाज आई तो मैं जब यहां आया तब तुम मिले। यह सुनकर वह आदमी बोला, अरे भैया, वह डायन आपको तरह तरह की आवाजें देकर आपको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप निडर हुए तो वह आप तक पहुंच नहीं पाएगी। यह सुनकर मेरा दोस्त नकुल झल्ला हुए बोला, तुम अपनी यह घटिया कहानी सुनाना बंद करोगे? बहुत समय से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। यह सुनकर वह आदमी बोला, अच्छा, तो फिर इनको यह आवाजें क्यों आईं? वो बताओगे? वो आवाज तो आप लोगों की थी ना, लेकिन आप लोग तो उल्टी दिशा में गए ही नहीं ना। आप मानो या ना मानो, डायन वाली बात सच है। अब यह सुनकर नकुल गुस्से में बोला, अरे मैं नहीं मानता, और अगर वाना बताते कि पुलिस सप्ताह देता तब अब डायन सच में है तो आए मेरे सामने, उसे तो बताऊंगा अच्छे से उस सांसू की। तो मैं अब यहां आपको मैं यह बता दूं कि नकुल इतने गुस्से में आ गया था कि उसने कुछ अपशब्द उस डायन को कह दिए थे जो कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर, यह सब सुनकर वह आदमी बोला, अरे भैया, आप यह सब उस डायन को मत बोलिए, वरना अगर उस डायन को गुस्सा आ गया तो आपकी खैर नहीं। वह अभी तो आपको सिर्फ आवाजें दे रही है, बाद में ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। यह सुनकर नकुल बोला, एक बार सामने आए तो बताता हूं उसे तो, और तुम यह हमें डराना बंद करो। समझे, यह कहानी अपने गांव के बच्चों को सुनाओ, वह तुमसे डरेंगे। और वैसे भी तुम्हें हमें यह जंगल घुमाने के पैसे मिले हैं, ना कि कोई कहानी सुनाने के, तो वही करो। यह सुनकर रमन बोला, लेकिन यार सच में मुझे तुम लोगों की आवाज आई थी। तो क्या? वह नकुल बोला, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, अभी साथ ही चलते हैं। सब लोगों को यह बात सही लगी और फिर हम सारे तेजी से बाहर की ओर जाने लगे। अब तक हम सारे ही काफी ज्यादा घबरा चुके थे, इसीलिए हम में से कोई भी सबसे पीछे चलने को तैयार नहीं था। तो नकुल ही सबसे पीछे चलने लगा। हम सारे एकदम चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। लगभग 10 से 15 मिनट बाद मैं, जो कि नकुल से ठीक आगे चल रहा था, मुझे पीछे से नकुल ने धक्का दिया और मैं आगे चलने वाले अपने दोस्तों पर गिर पड़ा, और फिर वह सारे अपने से आगे मौजूद लोगों पर जा गिरे। हम सारे गुस्से में कुछ कहते उससे पहले ही नकुल के चीख की आवाज हमें सुनाई दी। हम सारे जल्दी से एक दूसरे के ऊपर से हटे तो पाया नकुल पेट के बल पड़ा था और कोई अदृश्य चीज उसे पैरों से घसीटते हुए जंगल में अंदर की ओर ले जाने लगी थी। यह सब देखकर हम सभी को बात समझने में देर न लगी और हम सारे जल्दी से उठकर नकुल के पीछे पीछे आने लगे। नकुल उस अदृश्य चीज से घिसते हुए तेजी से जंगल में अंदर की ओर जाने लगा था और हम सारे उसके पीछे जाने के डेरे करने अमिल गए थी। इसी दौरान मैंने नकुल को पकड़ लिया। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं भले ही डरपोक था, लेकिन मैं दौड़ता बहुत तेज हूं, इसलिए मैंने उसे जल्दी ही पकड़ भी लिया। अब यहां पर मुझे यही लगा था कि मेरे रोकने से शायद वह रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अब मैं भी उसके साथ खसता हुआ पीछे की ओर ही जा रहा था। मैं काफी ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन मैंने फिर भी अपने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ा। वह अदृश्य शक्ति हम दोनों को घसीटते हुए थोड़ी दूर तक ले आई और उसके बाद अचानक से ही हम दोनों रुक गए। हम दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन नकुल ज्यादा डर गया था, क्योंकि वह जो कोई भी अदृश्य शक्ति थी, उसका मेन टारगेट मैं नहीं बल्कि नकुल था। जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर घिसने के कारण हम दोनों थोड़े जख्मी भी हो गए थे, लेकिन उससे ज्यादा हमारे मन में बैठा भय हमें डरा रहा था। हम दोनों संभालते हुए अपने दोस्तों की हेल्प से उठ रहे थे। तभी वह आदमी बोला, आपने उस डायन के बारे में उल्टा सीधा बोलकर काफी गलत किया और अब वह डायन तुमसे इसका बदला लेगी। वह तो शुक्र करो कि वह पिशाच यहां पर है, जिस वजह से उसने तुम्हें छोड़ दिया, नहीं तो पता नहीं तुम लोगों का क्या होता। नकुल को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और अब उसे डर लगने लगा था कि वह यहां से जिंदा भी बचकर जा पाएगा या नहीं, इसलिए वो हमारे बीच में चल रहा था। हम सारे काफी ज्यादा घबरा गए थे और घबराते हुए आगे पीछे देखकर चलने लगे। हमें डर था कि कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए। हम लोग ऐसे ही डर के साए में आगे पीछे देखते हुए जंगल से बाहर की ओर जा रहे थे। इसी तरह से हमने वह जंगल पार किया।
हम सब ने जंगल की सीमा पार की और फिर उस आदमी को उसका पैसा देकर हम लोग वापस अपने होटल आ गए। अगले दिन हम लोग इस सफर की थकान के कारण थोड़ा ज्यादा सो लिए, जिसके कारण हम लोग काफी लेट हो चुके थे। हमें एक जगह से आगे के लिए बस पकड़नी थी और अगर हम बाई रोड जाते तो बस हमें मिलना मुश्किल था। इसलिए हमने एक प्लान बनाया। उस जगह तक जाने का एक शॉर्टकट भी था और वह था वही जंगल। अब हाल यह था कि या तो हम उड़कर वहां तक पहुंच जाते हैं या तो उस जंगल के शॉर्टकट के सहारे पहला रास्ता पॉसिबल नहीं था, तो हमें दूसरा रास्ता ही अपनाना पड़ा, क्योंकि अगर हमने यह बस नहीं पकड़ी तो अगली बस ना जाने कब तक आए। नकुल और मैं, जो कि काफी ज्यादा घबरा चुके थे, हम जाना नहीं चाहते थे। हमने उन्हें समझाया कि दूसरी बस आ जाएगी, नहीं तो एक दिन और रोक लेंगे, लेकिन हमारे तीनों दोस्त नहीं माने, इसलिए मजबूरन हमें भी उनके साथ ही जाना पड़ा। हमें वह रास्ता याद हो चुका था जहां से दूसरी तरफ जाने का शॉर्टकट था, इसलिए हमने इस बार अपने साथ किसी को नहीं लिया और हम पांचों वहां पर आगे की ओर बढ़ चुके थे। इस दौरान नकुल बार बार बोल रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा से ऐसा नहीं करूंगा। अब यह उसके बोलने का असर था या उस पिशाच का साथ, जिसकी वजह से हमारे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। हम लोग एकदम आराम से लगभग आधा जंगल पार कर चुके थे, लेकिन अब तक रजनीश इन सबसे काफी ज्यादा झल्ला चुका था। बार बार नकुल की आवाज उसके कानों में पड़ती कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। इससे वह और ज्यादा उब गया था और एक समय ऐसा आया जब वह गुस्से से नकुल से बोला, अपना मुंह बंद कर, समझे कब से यह सब सुना जा रहा हूं। अरे वह समझ गई। इस पर नकुल गुस्से में बोला, जिसके ऊपर बीत है वही जानता है, समझे। मुझे ही पता है कि मुझे कैसा लग रहा था जब मैं ऐसे घिसते हुए जा रहा था। यह सुनकर रजनीश गुस्से में बोला, हां ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तू यह बार बार बोलकर मेरा दिमाग मत पका। समझे, वैसे ही हम लोग कितना ज्यादा लेट हो चुके हैं और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यहां पर सच में कोई डायन वायन है। हो ना हो, यह किसी तरह का कोई ट्रैप होगा जिसमें तुम फंसे होगे। यह सुनकर मुझसे रहा ना गया और मैं बोला, माना कि वह ट्रैप था, तो फिर रमन को भी हम लोगों की आवाज क्या उस ट्रैप की वजह से आई थी? हम लोगों की आवाज कोई कैसे निकलेगा, बताओगे जरा? और सिर्फ उसे ही। वह आवाज क्यों आई, हमें क्यों नहीं आई? देखो, तुम्हारे जो विचार हैं वह तुम जानते हो, लेकिन यहां पर अगर किसी की बात मानने से किसी की जान बचती है तो उसमें हर्ज ही क्या है। अब हम चारों तो इस बात से सहमत थे, लेकिन रजनीश जो था वह तो अभी भी अपनी ही जिद में अड़ा हुआ था। ऐसे ही लोग अपने लिए मुसीबत मोल लेते हैं। खैर, हम सारे दोबारा से आगे बढ़ने लगे और इस बार नकुल शांति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन हो ना हो वह मन ही मन बार बार इसके लिए माफी मांग रहा था। हम लोग कुछ ही देर में आखिरकार मेन रोड तक पहुंच गए थे और यहां से अब वह जगह जहां से हमें बस पकड़नी थी वह ज्यादा दूर नहीं थी। इससे हम सभी को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अब इससे पहले कि हम लोग मेन रोड तक जाते हैं, उससे पहले ही रजनीश की अदृश्य ताकत की वजह से घिसते हुए वापस जंगल की ओर जाने लगा। यह देखकर हम सारे काफी ज्यादा घबरा गए, लेकिन दोस्त को तो बचाना ही था, इसलिए हम सब लोग दोबारा से उसके पीछे पीछे भागने लगे। हम लोग ऐसे ही उसके पीछे पीछे जा रहे थे कि तभी अचानक हमारे ठीक सामने ही पेड़ का एक मोटा सा तना गिर गया। वो तना बिल्कुल ठीक हमारे सामने ही एक दीवार की तरह आ गया था। हम लोग कुछ पल तो वहां पर ठहर गए, लेकिन फिर अगले ही पल हम लोगों ने वह टहनी लांघी और फिर दोबारा से आगे की ओर बढ़ने लगे। अब तक रजनीश घिसते हुए हमसे काफी ज्यादा आगे चला गया था, लेकिन वह दूर से ही सही हमें दिखाई तो दे ही रहा था। हम सभी ने अपने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और फिर तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक दोबारा से एक तना गिरा। लेकिन इस बार वह तना हमारे सामने नहीं बल्कि हमारे ऊपर गिरा था। हम लोग इससे संभल ना सके और सीधे जमीन पर गिर पड़े। वह तना हमारी पीठ पर था। वह हालांकि इतना भारी नहीं था, लेकिन ऊपर से सीधे नीचे गिरने की वजह से हमारी हालत थोड़ी खराब थी। हम सब में नकुल सबसे पीछे चल रहा था, जिसकी वजह से वह इस तने की चपेट में नहीं आया था और वह उस तने को हमारे ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगा।
जैसे तैसे हम सारे लोग उस तने में से बाहर निकले, लेकिन अब तक हमारी पीठ में हल्का हल्का दर्द भी शुरू हो गया था और सीधे जमीन पर गिरने के कारण हमें हल्की चोटें भी आई थी। लेकिन इससे ज्यादा चिंता वाली बात यह थी कि अब रजनीश हमसे काफी आगे निकल चुका था। हम लोगों ने जैसे तैसे उसे आसपास देखा, लेकिन रजनीश हमें कहीं नजर नहीं आया। यहां तक कि अब उसकी आवाज भी आना बंद हो गई थी। हम सब लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। रजनीश हमारा दोस्त था, हम उसे ऐसे ही छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, और ऊपर से हम सभी को चोटें भी आई थीं, जिसके कारण हम उसे ढूंढ भी नहीं सकते थे। इसलिए हम सब लोगों ने वापस गांव में जाने का फैसला किया और सोचा कि वहां जाकर हम लोग आसपास के लोगों से मदद लेकर इस गांव के अंदर दोबारा आएंगे और रजनीश को ढूंढ निकालेंगे। हम सारे ऐसे उस जंगल से निकलकर उस गांव के अंदर गए। वहां हमने उस आदमी को ढूंढा जिसके साथ हम लोग कल जल में गए थे। हमने उसे अपने साथ हुई सारी बात बताई। उसने आसपास से कुछ लोगों को इकट्ठा किया और वह सारे मिलकर अब हमारे साथ जंगल में आ गए। हम सारे रजनीश को आवाज लगाकर ढूंढ रहे थे, लेकिन बदले में हमें वहां पर पंछियों की कुछ आवाजों के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी। हमारा दिल बैठ जा रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। तभी उस आदमी ने हमसे कहा, तुम सारे डरो मत, वह पिशाच तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होने देंगे। हालांकि तुम्हारे दोस्त ने गलती की, लेकिन कोई बात नहीं, वह डायन उसे ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जब हम लोग जंगल के अंदर गए तो फिर हम लोग उसे आवाज लगा रहे थे। इसी दौरान नकुल का ध्यान एक चीज की ओर गया और उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग यहां पर दोबारा आए हैं। यह सुनकर वह सारे लोग हैरानी से आसपास देखने लगे। फिर वह आदमी बोला, ऐसा नहीं है, हम लोग अभी पहली बार यहां आ रहे हैं। यहां आसपास का इलाका देखकर मैं पता लगा सकता हूं, क्योंकि मैं यहां काफी समय से जो रह रहा हूं। यह सुनकर नकुल ने जंगल में आगे की तरफ बने कुछ पैरों के निशान पर इशारा किया और कहा, अगर हम सब लोग यहां पहली बार आए थे तो फिर वह निशान किसके हैं। हम लोगों ने ध्यान से देखा तो वह हमारे ही जूते के निशान थे। हम सब लोग काफी घबरा गए। वहीं वह गांव वाले भी। तभी उनमें से एक गुस्से में कुछ बोला जो कि हमें समझ नहीं आया। हमने उस आदमी से पूछा, तब उसने कहा, तुम्हारे दोस्त को क्या जरूरत थी उस डायन के बारे में कुछ भी बोलने की। देखा, अब हो गई ना मुसीबत। यहां पर पता नहीं क्या कर दिया है, जिसकी वजह से हमें सारे ही रास्ते अलग अलग नजर आ रहे हैं, जबकि हम लोग एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं। यही चलता रहा तो हम लोग रास्ता भटक जाएंगे। इसीलिए मैं तो बोलता हूं। यह सुनकर हम सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताक लगे। हमारा मन नहीं था वापस जाने का। हम सोचने लगे कि आखिर किया तो किया क्या जाए। इन लोगों की बात भी सही थी, लेकिन हम अपने दोस्त को ऐसे मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते थे। हमें नहीं पता कि वह पिशाच सच में यहां है कि नहीं, लेकिन अगर वह डायन सच में हुई तो वह हमारे दोस्त नहीं छोड़ने वाली। इसलिए हम सब लोगों ने वापस जाने से मना कर दिया। इस पर वह सारे गांव वाले ज्यादा कुछ नहीं बोले और वहां से वापस जाने लगे। वहीं हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद सामने से वही गांव वाले हमें आते दिखाई दिए। यह देखकर हम लोग काफी ज्यादा घबरा गए। वहीं वह लोग भी। तब वह आदमी गुस्से में बोला, तुम लोगों की वजह से हम लोग भी यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। छोड़ो यह सब, हमें यहां से बाहर जाना चाहिए। तब रमन बोला, आप लोगों को हमारे साथ नहीं आना मत आइए, लेकिन हम हमारे दोस्त को मरने के लिए नहीं छोड़ने वाले। आपको जो करना हो कीजिए, आप लोग पूरी तरह से आजाद हैं। बोलकर हम लोग आगे बढ़ गए। वहीं वे लोग भी आगे बढ़ गए। हम कुछ देर तक तो ऐसे ही टहलते रहे, लेकिन फिर अगले पर हमें एहसास हुआ कि हम लोग एक अलग रास्ते पर हैं, क्योंकि यहां पर कोई जूते के निशान नहीं थे। हम सारे लोग दोबारा से रजनीश रजनीश को आवाज लगाने लगे, लेकिन बदले में हमें रजनीश की कोई आवाज नहीं आई। हम लोग ऐसे जख्मी हालत में शाम तक उसे ढूंढते रहे, लेकिन वहां में नहीं मिला। इसलिए हमने वापस जाने का सोचा। हमने सोचा था कि वापस उस होटल में चेक इन कर लेंगे। यहां एक कमाल की बात हुई थी। हमें जंगल के अंदर आने में जितनी कठिनाई हुई थी, बाहर निकलने के लिए जरा भी कठिनाई नहीं हुई। हमें आराम से रास्ता मिल गया। हमें समझ आ चुका था कि यानी यह डायन जो भी है, इसका निशाना हम लोग नहीं
बल्कि रजनीश ही है। इसलिए यह हमें उस तक पहुंचने नहीं देना चाहती। खैर, हम लोग जंगल से बाहर आकर वापस उस होटल में चले गए। वहां जाकर हमने पहले तो दवाई वगैरह लगाई, फिर खाना वाना खाकर सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए। मुझे काफी घबराहट हो रही थी क्योंकि जंगल में हमारा दोस्त बिल्कुल अकेला था। अकेला भी नहीं कह सकते, उस डायन के साथ था और कह नहीं सकते कि वह डायन उसके साथ क्या करें। इसी दौरान नकुल ने कुछ सोचते हुए कहा, यह डायन इतनी आसानी से हमें रजनीश तक पहुंचने नहीं देगी। इसका एक ही तरीका है कि हम वहां पर किसी ऐसे के साथ जाएं जो हमें उस तक पहुंचने दे। और वह ऐसा इंसान तो कोई तांत्रिक या ऊंझा ही हो सकता है, क्योंकि वही इससे भिड़ सकता है। हम जैसे आम इंसानों का इससे भिड़ पाना संभव नहीं है। हमें यह बात बिल्कुल सही लगी। और फिर हम लोग अगले दिन उस गांव में से किसी तांत्रिक या ओझा को ढूंढने लगे। हमें ऐसा इंसान ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वह जगह असम थी और असम में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हमने उस तांत्रिक को थोड़ा पैसा दिया और फिर उसे अपने साथ जंग जल में ले आए। और फिर अब हम उस तांत्रिक के साथ जंगल में अपने दोस्त को ढूंढने लगे। यहां पर तांत्रिक हमारे साथ चलते हुए कुछ अजीब से मंत्र पढ़ते जा रहा था। मुझे नहीं पता यह उसके मंत्रों का ही कमाल था या फिर किसी और चीज का। लेकिन आज जंगल में कल की तरह हम रास्ता बिल्कुल नहीं भटके थे। हमें सारे रास्ते बिल्कुल ही स्पष्ट नजर आ रहे थे। हम रजनीश को ढूंढते हुए जंगल में काफी आगे तक आ गए। फिर एक जगह पर हमें एक बैकपैक नजर आया और वह बैकपैक हम लोग देखते ही पहचान गए, क्योंकि वह रजनीश का बैग था। हम लोग सीधे वहां गए और देखा कि उसके ऊपर हल्का खून लगा हुआ था, जो कि सूख चुका था। उस बैग को इस हालत में देखते ही हमारी सांसें हलक में अटक गईं। नकुल ने रजनीश का बैग लिया और फिर हम लोगों ने रजनीश को ढूंढने की अपनी रफ्तार बढ़ा दी। हम लोग उस रास्ते पर और आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ आगे जाकर हमें रजनीश एक तरफ बेहोश पड़ा मिला। हम लोग दौड़कर उसके पास गए और फिर उसे उठाने की कोशिश करने लगे। उसके चेहरे और शरीर पर अजीब से निशान बने हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह के निशान थे, लेकिन वह दांतों के निशान लग रहे थे। हम लोगों ने उसे उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। फिर मैंने उसके चेहरे पर अपने बैग में से पानी की बोतल निकालकर उस पानी के छींटे रजनीश के चेहरे पर मारे। पानी पड़ते ही रजनीश को होश आने लगा, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरह से होश नहीं आया था। वह अब भी अर्ध बेहोशी की हालत में था और वह ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। मैंने और नकुल ने उसका एक एक हाथ अपने अपने कंधे पर रखा और फिर अब हम लोग उस जगह से आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ आगे चलकर थोड़ी हल्की हल्की हवा चलने लगी। हम लोगों ने इसे सामान्य हवा मानकर आगे बढ़ने की अपनी रफ्तार को जारी रखा। लेकिन फिर थोड़ा आगे चलकर वह हवा काफी ज्यादा तेज हो गई, मानो वह हवा हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। अगले ही पल उस तांत्रिक ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। उसके ऐसा करने से कुछ हुआ नहीं, बल्कि कुछ ही देर में तांत्रिक को एक अदृश्य चीज ने उठाया और फिर उसे उठाकर एक पेड़ से दे मारा। हम लोग अपनी फटी फटी आंखों से यह सब देख रहे थे, क्योंकि वह तांत्रिक कोई गेंद नहीं बल्कि 65 से 70 किलो का जीत जागता इंसान था। उसे ऐसे कोई कैसे उठाकर फेंक सकता था। खैर, रमन और कार्तिक ने उस तांत्रिक का एक एक हाथ अपने कंधे पर रखा और फिर आगे बढ़ने लगे। ठीक इसी दौरान किसी ने मेरा एक हाथ पकड़ लिया। मैंने जब उस ओर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे हाथ पकड़ रखे हो। मैं उससे अपने हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रहा था और फिर अगले ही पल मेरे हाथों में लाल निशान बनने लगे। वह निशान ऐसे थे जैसे कि किसी गर्म चीज से मेरे हाथ पर जले के निशान पड़ गया हो। उससे मैं कराह उठा, लेकिन फिर अगले ही पल वह पकड़ मेरे हाथ से गायब हो गई। वहां चलने वाली हवा भी रुक गई। अब वहां पर सब कुछ एकदम सामान्य था। हम सब लोग आंखें फाड़े यह सब देख रहे थे। तभी कार्तिक बोला, हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए, यह जगह सुरक्षित नहीं है। उसकी बात हमें ठीक लगी और फिर हम सब लोग तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अब आप समझ ही सकते हैं कि हमारे कंधे पर दो दो इंसान थे, जिन्हें साथ में लेकर चलना काफी मुश्किल था। लेकिन हम फिर भी अपनी अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे।
हम लोग कुछ आगे गए ही थे कि तभी अचानक सामने की तरफ ही हमें एक लगभग 8-10 फीट का काला साया दिखाई दिया। उस साये को देखकर हम सारे वही घबराकर खड़े हो गए और फिर अगले ही पल वह साया वहां से एकदम गायब हो गया। यह देखकर हम सब लोगों ने दोबारा आगे बढ़ना शुरू किया। हम सब लोग एकदम चुपचाप आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। उस तांत्रिक का सिर सीधे पेड़ से लगा था, जिसके कारण उसके सर पर थोड़ी चोट आई थी और उसमें से थोड़ा खून आया था। स्विंगल है कि वह तांत्रिक बेहोश हो गया था। हम 4 लोग उन दोनों को उतहैन अब तक जंगल के लगभग बाहर तक आ गए थे। हमें जंगल से बाहर जाने वाला रास्ता साफ नजर आ रहा था, लेकिन ठीक इसी दौरान एक भयानक सफेद चेहरे वाली बूढ़ी पतली औरत जमीन से निकलकर हमारे ठीक सामने की ओर आ खड़ी हुई। धीरे धीरे करके वह बड़ी होने लगी। हम सारे लोग थोड़ा पीछे हटने लगे। इसी दौरान वह औरत अपनी भयानक आवाज में बोली, मैं तुम लोगों को जाने देती, लेकिन अगर इसने यह सब ना बोला होता, और अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। यह सुनकर कार्तिक घबराते हुए बोला, देखिए, माना कि इससे गलती हुई है और इसके लिए यह शर्मिंदा भी है, और अगर यह अभी होश में होता तो आपसे माफी भी मांगता, जैसे नकुल ने मांगी थी। लेकिन प्लीज, आप इसकी इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हम इंसान, आपको पता ही है, जो चीज अपनी आंखों से नहीं देख लेते उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। आप कहेंगे तो हम दोबारा यहां कभी नहीं आएंगे, लेकिन प्लीज हमें जाने दीजिए। यह सुनकर वह महिला अपनी भयानक आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तुम में से किसी को यहां से अब जाने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें काफी मौका दिया, अब भले ही मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। अब इससे पहले कि हम में से कोई कुछ बोलता, एक अजीब सी पीली रोशनी वहां वातावरण में फैलने लगी और धीरे धीरे करके उस भयानक महिला के ऊपर हावी होते होते इतना ज्यादा हावी हो गई कि वह महिला उस रोशनी के साथ वापस जमीन में समा गई। हम लोग समझ चुके थे कि यह पीली रोशनी हो ना हो वही पिशाच है, इसलिए हम सारे लोगों ने जल्दी से जंगल की सीमा को पार किया। जंगल की सीमा को पार करते ही हमने एक तक उस जंगल की ओर देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर उस तांत्रिक और रजनीश को लेकर गांव की ओर बढ़ गए। उस तांत्रिक के सिर पर लगी थी और रजनीश भी अभी अर्ध बेहोशी की हालत में था। इसीलिए हम उन दोनों को लेकर गांव के ही छोटे मोटे किसी डॉक्टर के पास लेकर गए। यह तो अच्छा था कि उन दोनों को ज्यादा नहीं लगी थी। डॉक्टर ने उनकी पट्टियां की और फिर उन्हें दर्द की दवा देकर एक एक गुलों को उसकी बोतल भी चढ़ा दी। जब तक उन दोनों को बोतलें चढ़ रही थीं, तब तक हम चारों उस छोटी सी क्लिनिक से बाहर आ गए, क्योंकि वहां ज्यादा लोगों के आने की जगह नहीं थी। हम सारे लोग बाहर खड़े थे। इतने में ही डॉक्टर ने हमसे कहा कि हमारा दोस्त रजनीश हमें बात करने के लिए बुला रहा है। हम चारों अंदर आ गए। अब तक रजनीश को लगभग पूरी तरह से होश आ चुका था और वह बोला, वहां सच में वह डायन है दोस्तों। जब तुम लोग मेरी आंखों से ओझल हुए, तब वह अदृश्य शक्ति मुझे घसीटते हुए जंगल के एक घने हिस्से में ले आई। रजनीश ने जो उस समय देखा और अनुभव किया, वह सब अपने दोस्तों को बताने लगा, जिससे मैं आपको उसी फ्लैशबैक में जाकर बताता हूं। दरअसल एक अदृश्य शक्ति रजनीश को घसीटते हुए जंगल के घने हिस्से में ले आई। वहां आसपास घने पेड़ों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। उस जगह पर इतने घने पेड़ थे कि वहां पर सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन पर आ पा रही थी। रजनीश को वहां लाकर छोड़ दिया गया। वह घबराते हुए आसपास देख रहा था, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन जब वह उस जगह से उठकर जाने लगा, उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वह वापस उस जगह पर गिर पड़ा। वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि कुछ समय के लिए तो रजनीश को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। कुछ देर बाद जब उसके होश थोड़े संभले तो उसने फिर आसपास देखा, लेकिन फिर अगले ही पल उसके ठीक सामने ही हवा में एक भयानक सा चेहरा बनने लगा। उसे देखकर रजनीश घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा। तभी एक भयानक आवाज उसे सुनाई दी, तुझे ज्यादा ही यकीन नहीं हो रहा था ना मेरे ऊपर? अब जब तू मरते दम तक यहीं रहेगा तो तुझे पता चलेगा। यह बोलकर एक अदृश्य साय ने रजनीश को दोबारा एक जोरदार थप्पड़ मारा। रजनीश काफी ज्यादा घबरा चुका था
वह जैसे ही उस जगह से उठने की कोशिश करता, कोई अदृश्य साया उसे पीटने लगता। इसलिए वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके दोस्त उसे बचाने जरूर आएंगे, इसलिए वह अब उनकी राह ताक लगा। कुछ घंटे बाद उसे उसके दोस्तों की आवाजें आई। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोच लिया था कि अगर जिंदा बचना है तो उसे कैसे भी करके यहां से भागना पड़ेगा। इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन इसी दौरान ही उसका शरीर हवा में उठा और फिर उसका शरीर सामने मौजूद पेड़ से जा टकराया। इस दौरान उसके सिर पर भी चोट आई थी, जिसके कारण कुछ ही देर में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। देर रात जब उसकी आंख खुली तो वहां घुप अंधेरा था, लेकिन इस दौरान उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई उसके हाथ पैरों को चाट रहा हो और काट रहा हो। वह जो कोई भी था, इंसान तो शायद नहीं था, क्योंकि उसकी जीभ किसी आम इंसान से ज्यादा बड़ी थी और वह रजनीश के शरीर पर मौजूद घाव में से उसका खून चूस रहा था। कुछ देर बाद रजनीश के कान में वही आवाज गूंजी, मैं तुझे एक झटके में नहीं मार सकती, लेकिन इस तरह से तेरा खून पीकर थोड़ी ज्यादा ऊर्जा तो पा ही सकती हूं। यह सुनकर रजनीश काफी घबरा गया। वह अपनी जान बचाने के लिए उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन शरीर में ज्यादा कमजोरी होने के कारण वह उठ नहीं पाया और फिर अगले ही पल उसके होश दोबारा से खोने लगे और वह बेहोश हो गया। पूरी बात बताने के बाद रजनीश ने कहा, उसके बाद मुझे जब थोड़ा बहुत होश आया तो तुम लोग मेरे सामने थे। पहले तो मुझे लगा कि यह सब मेरा वहम था, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत काफी अच्छी रही। सच में, कार्तिक बोला। कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो। वैसे भी तुम्हें बहुत कमजोरी हो गई है। हम लोग कल परसों घर के लिए निकल जाएंगे। अब यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। और फिर वह आराम करने लगा और हम चारों बाहर आ गए। बाहर आते ही हमने देखा कि गांव के कुछ लोग झुंड बनाकर वहीं आ रहे थे। हम हैरानी से उन्हें देखने लगे। तभी वही आदमी जो हमारे साथ गया था गुस्से में बोला, तुम लोगों की वजह से हमारे गांव के एक आदमी के साथ ऐसा हुआ। अरे, जब पता था कि तुम्हारे दोस्त को वह डायन नहीं छोड़ेगी तो क्यों तुम हमारे गांव वाले को लेकर गए? यह सुनकर कार्तिक को गुस्सा आया और वह बोला, अगर हमारे दोस्त की जगह तुम्हारा कोई गांव वाला होता तब भी उसे मरने के लिए छोड़ देते। यह तांत्रिक जो हमारे साथ गया था तुम लोगों की तरह नहीं था, इसलिए वह हमारी मदद करने गया और आज उसी की वजह से हमारा दोस्त हमें वापस मिल गया। यह सुनकर वह आदमी हैरानी से बोला, तुम्हारा दोस्त मिल गया? मैंने कहा, जी हां, वह जंगल के बीचों बीच हमें घायल पड़ा मिला। डॉक्टर ने उसे दवा वगैरह लगा दी है। अब वह तांत्रिक आराम कर रहे हैं। यह सुनकर वहां एकदम चुप्पी छा गई। फिर उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, उस अग्नि पिशाच की वजह से वो डायन तुम्हारे दोस्त को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन अगर तुम सही समय पर ना पहुंचते तो जरूर उसे कुछ हो जाता। इस पर नकुल बोला, यह पिशाच और डायन का क्या माजरा है? कब से इस बारे में सुन रहे हैं? इस पर वह आदमी बोला, यह बात आज से बहुत समय पहले की है, जब ना तो वो डायन थी और ना ही वो पिशाच, और वाह वाह वाह, जंगल भी बिल्कुल सामान्य ही था। गांव वालों ने जो पूरा माजरा उन दोस्तों को सुनाया वह मैं आपको उस टाइम पीरियड में जाकर बताता हूं, ताकि आप पूरी स्टोरी को अच्छे से समझ पाएं। तो बहुत समय पहले 4 लकड़हारे उस जंगल में से लकड़ियां काटने जा रहे थे। इसी दौरान उनमें से एक की नजर एक जगह पर पड़ी जहां पर एक छोटा सा कलश रखा हुआ था। उस कलश को देखकर उस लकड़रे ने हाथ में उठा लिया और अपने साथियों को वह कलश दिखाते हुए कहा, अरे यह देख, यह पीतल का कलश यहां पर पड़ा है, इसके ऊपर लाल कपड़ा भी बंधा हुआ है। यह क्या हो सकता है? उसका साथी बोला, अरे फेंक दे, इसे तुझे पता है ना कि यहां पर क्या क्या होता रहता है, फिर अनजानी चीज को ऐसे हाथ क्यों लगा रहा है? वो बोला, अरे मैं तो बस देख रहा था, वैसे भी यह पीतल का लौटा है, बहुत कीमत में बिकेगा। मैं तो बोलता हूं कि इसे बेचकर अपना आज रात का इंतजाम कर लेते हैं। ये सब लोग नशेड़ी थे। यह नशा करने के लिए इन्होंने इस पीतल के कलश के ऊपर लगे लाल कपड़े को खोलकर कलश खाली करने का सोचा, ताकि यह लोग कलश को बेच पाएं।
जैसे ही उन्होंने वह लाल कपड़ा हटाया, वैसे ही उस कलश के अंदर लाल तरल पदार्थ देखकर उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन सब ने एक झटके से वह कल फेंक दिया और फिर उनमें से एक घबराते हुए बोला, यह कोई साधारण टोना टोटका नहीं लग रहा, बल्कि कोई खतरनाक डायन या चुड़ैल का कोई काम लग रहा है। तब उनमें से एक आदमी बोला, तो इसका मतलब हमारे गांव में कोई डायन या चुड़ैल है। उनमें से दूसरा बोला, कह नहीं सकते, क्योंकि यह जंगल 3-4 गांव से सटा हुआ है, लेकिन इसके सबसे पास हमारा ही गांव है। तो इन सभी में से यह किस गांव की डायन का काम है? कह नहीं सका। एक काम करते हैं, इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, वरना सब पूछेंगे कि जब हमें पता था कि यह टोना टोटका कुछ है तो हमने इसे हाथ क्यों लगाया। इस पर उन सब ने हामी भरी और फिर वह लोग लकड़ी काट कर लेकर वहां से चले गए। उसी रात उनमें से एक जब अपने घर पर आराम से सो रहा था, इसी दौरान रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। घर के किसी शख्स ने जाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर इसे अपना वहम समझकर उसने दरवाजा लगा लिया। इसके बाद जब वह आदमी सुबह उठा तो शरीर में काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वह उस दिन लकड़ी काटने जंगल नहीं गया। उस दिन के बाद से उसके शरीर में दर्द पहले से ज्यादा बढ़ने लगा। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई नुकीली चीज उसके शरीर में गड़ रही हो, लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलता तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसने वैद्य को भी दिखाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिखा और कुछ दिनों के अंदर उसकी मौत हो गई। अब चूंकि वह आदमी नशा वगैरह करता रहता था, इसलिए गांव और आस पड़ोस के लोगों को यह सब सामान्य लगा, लेकिन फिर एक एक करके उसके साथ के बाकी लोग भी इसी तरह से मारे गए। अब यह बात हर किसी के लिए हैरानी वाली थी, क्योंकि वह 4 लोग ही अक्सर साथ में ही जंगल जाया करते थे। इन सब के कारण उनके परिवार वालों ने किसी तांत्रिक से इस बारे में बात की। तब तांत्रिक ने तंत्र मंत्र की साथ कर एक बात पता लगाई और कहा, तुम्हारे बेटे की उम्र किसी ने चुरा ली है, जिसके कारण उसकी अकाल मृत्यु हुई है। यह काम जिसने भी किया है वह काफी शक्तिशाली है। यह सुनकर उनके घर वाले काफी ज्यादा घबरा गए और फिर उन्होंने उनसे पूछा, कौन है वह, आप कुछ बता सकते हैं? तांत्रिक बोला, वह जो कोई भी है जीवित है, तभी उसे उम्र चुराने की जरूरत पड़ी, और ऐसे तो डायने या अय्या ही होते हैं। यह सुनकर अब वह लोग पहले से ज्यादा घबरा गए, क्योंकि अब यह मामला काफी ज्यादा पेचीदा होने लगा था। अगर कहीं पर बम होने की अफवाह भी फैल जाए तो उससे उतनी दहशत और भगदड़ फैलती है जितनी कि शायद बम फटने के बाद भी नहीं होती। वैसा ही हाल इस गांव में हो रहा था। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई थी कि उन 4 को किसी डायन ने मारा था, और अब गांव में बुरी तरह से दहशत फैल गई थी। गांव में हर दूसरी औरत को डायन की नजर से देखा जाने लगा था। यहां तक कि शक होने पर कितनी ही औरतों को मौत के घाट भी उतार दिया गया। आप सोच रहे होंगे, यह लोग ऐसे किसी की जान कैसे ले सकते हैं? तो यहां मैं आपको बता दूं, यह बहुत ही ज्यादा पुराना टाइम था, और उस समय में अगर किसी भी औरत के ऊपर डायन होने का शक होता था तो उसके साथ ऐसा होना आम बात थी। जाने कितनी ही औरतों की जिंदगी इसकी भेंट चढ़ गई थी। खैर, जब काफी औरतों को इस तरह से मौत की घाट उतार दिया गया, तब जाकर गांव के लोगों को थोड़ी शांति मिली, और अब वह लोग पूरी तरह से निश्चिंत थे कि उन्होंने डायन को मार दिया है। सब लोग शांति से इसी तरह से रह रहे थे। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद एक खेत में एक बच्चे का शव मिलने से हलचल मच गई। उस बच्चे का सिर धड़ से अलग किया हुआ था, माथे पर लाल टीका था। उसे देखकर सब पता चल रहा था कि बच्चे की हत्या बलि चढ़ाने के उद्देश्य से हुई है। अब तक लोगों के दिमाग से डायन वाली बात तो निकल चुकी थी, लेकिन अब उन्हें यह सब कुछ सही नहीं लग रहा था। आनन फानन में बच्चे के अंतिम संस्कार के बाद गांव में पंचायत बैठी और इस बारे में चर्चा होने लगी कि आखिर बच्चे की बलि किसने दी होगी। इस बारे में सबने अपने अपने मत रखें कि यह सब कौन कौन कर सकता है। किसी ने कहा कि हो ना हो, बच्चे के माता पिता की किसी के साथ दुश्मनी होगी, तभी यह सब हुआ। किसी ने कहा कि शमशान के कुछ तांत्रिक सिद्धि पाने के लिए बलियां भी देते हैं, हो ना हो यह इनका काम है। किसी ने कहा कि किसी भटकती रूह का काम है, तो कोई कहता कि यह गांव की किसी बांझ औरत का काम है जिसने संतान पाने के लिए बच्चे की बलि दी थी।
यह कोई नहीं कह सकता कि उस समय ऐसा क्या हुआ था कि, लेकिन इन सभी अलग अलग पहलुओं पर जांच जरूर की गई। पता चला कि बच्चे के पिता से जमीन को लेकर थोड़ा विवाद था। सब लोगों को यही लगा कि हो ना हो यह इसी का काम है, इसीलिए पंचायत ने उसे गांव निकाला दे दिया। अब सारे गांव वाले इस बात से निश्चित थे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही गांव के कुछ लकड़हारे जब जंगल में लकड़ी काटने गए, तब उन्हें गांव के ही एक बच्चे की सिर कटी लाश वहां मिली। उस जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं था, इसलिए वह काम किसी जानवर का तो हो ही नहीं सकता था। बच्चे के कपड़े के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई। वह बच्चा एक गरीब परिवार से था और उस बच्चे के परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब गांव के लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि यह किसी बड़ी अनहोनी की ओर संकेत कर रहा था। खैर, बच्चे का अंतिम संस्कार कर गांव की पंचायत ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह काम किसी तांत्रिक का है, जिसने अपनी किसी तांत्रिक क्रिया के लिए बच्चों की बलि चढ़ाई है। गांव के शमशान में कुछ तांत्रिक अपनी साधना कर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उनसे पूछताछ की। उन तांत्रिकों ने यह सब करने से साफ मना कर दिया, लेकिन गांव वालों को उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि आखिर कोई इतनी बड़ी बात क्यों कबूलेगा। अब चूंकि यह बात गांव की सुरक्षा की थी, इसलिए गांव वालों ने गांव के सारे तांत्रिकों को गांव से बाहर निकाल दिया। इसी के साथ ही उन्हें सख्त हिदायत भी दी कि वह लोग अगर दोबारा से गांव के आसपास दिखाई दिए तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब उनमें से एक तांत्रिक बोला, यह तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। यह काम हम लोगों ने नहीं किया, बल्कि जिसने भी यह काम किया है, उसके बाद से उसके इरादे और भी बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों को अगर कोई इन सब से बचा सकता है तो वह हम तांत्रिक ही है, क्योंकि यह सब बातें किसी आम इंसान के बस के बाहर हैं। लेकिन गांव वालों ने उनकी एक ना सुनी और उन सभी को धक्के मार के वहां से निकाल दिया। लेकिन यहां उन्हें यह नहीं पता था कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन सभी तांत्रिकों के गांव से निकलते ही वहां सब कुछ सामान्य हो गया। उन सभी लोगों को यह यकीन हो गया कि हो ना हो इन सभी के पीछे तांत्रिकों का ही हाथ है, तभी अब सब कुछ सामान्य है। कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग खेत पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लगी है, कुछ दिनों से कुछ सही नहीं चल रहा। यह सुनकर दूसरा शख्स बोला, अरे अब डरने की कोई बात नहीं है, यह सब तांत्रिकों की करामात थी। अब वह इस गांव में नहीं है तो अब हम सभी सुरक्षित है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, वह तांत्रिक ऐसा कर क्यों रहे थे? दूसरा आदमी बोला, अरे यह तांत्रिक लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ना जाने क्या क्या करते होंगे, उसी के लिए ही उन्होंने यह सब किया होगा। वैसे भी मैंने सुना है बच्चों की बलियां देने से उन्हें काफी फल मिलता है। वह सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे के खेत में से कोई आदमी घबराते हुए इस तरफ आया और बोला, अरे मेरे खेत में चलकर देखो, कोई अजीब सी चीज पड़ी हुई है। यह सुनकर सारे लोग दौड़कर उसके खेत में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि खेत के अंदर के हिस्से में एक जगह पर लाल कपड़ा पड़ा हुआ था। उस लाल कपड़े में कोई चीज बंधी हुई थी। यह देखकर उन लोगों ने उस चीज को हाथ लगाया। तभी उनमें से एक बोला, अरे छोड़ दे, इसे कोई टोना टोटका लग रहा है, इसे हाथ मत लगा। दूसरा बोला, अरे देखें तो सही कि इसमें क्या हो सकता है, किसी ने कुछ इसमें छुपा के इधर छुपा रखा हो। देखा नहीं कितनी अंदर की तरफ यह कपड़ा था, अगर इसमें कोई कीमती चीज हुई तो वह हमारी होगी। और क्या सब लोगों को उसकी बात सही लगी, और फिर उन सब ने मिलकर उस लाल कपड़े को खोल कर देखा। उसके अंदर कुछ गहने रखे हुए थे। यह देखकर वही व्यक्ति बोला, देखा मैं कहता था ना, इसमें जरूर कुछ और है। अरे इसे किसी ने यहां पर छुपा के रखा है और अब तो यह हमारा हुआ। यह सुनकर दूसरा आदमी बोला, लेकिन क्या हम यह गलत नहीं कर रहे हैं? अगर जिसका यह है उसने मांगा तो वो आदमी बोला, अरे तुम बोल देना कि तुम्हें नहीं पता, वैसे भी तुमसे पूछकर थोड़ी ना यहां रखकर गया था, और कोई भी उठा सकता है तो हमने उठा लिया तो क्या गलत किया, चलो इसका बंटवारा करते हैं। यह बात उन सभी को सही लगी और फिर उन सब ने उन गहनों को आपस में बांट लिया। लेकिन यह इन्होंने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि यहां से जो शुरू होने वाला था वह काफी ज्यादा भयानक था। उन सब में एक आदमी था जिसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं, शायद अदालू या ऐसा ही कुछ नाम था।
वह अपने हिस्से के गहने लेकर घर आ गया। वह इस बारे में अपने परिवार को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वरना वह लोग अपना मुंह खोल सकते थे। इसलिए उसकी योजना तो यही थी कि वह उन गहनों को चोरी छुपे बेच देगा। उसने वह गहने लगभग एक रात तक अपने घर में रखे और फिर अगले दिन जैसे ही वह गहने बेचने की सोच रहा था, गांव में सरपंच के घर पर सरपंच की बेटी की मौत की खबर आई। यह खबर सुनकर अदालू गांव के बाकी लोगों के साथ उनके घर पर गया। सब लोगों ने मिलकर सरपंच के परिवार को हिम्मत दी और लड़की का अंतिम संस्कार करवाया। पूरा गांव उनके घर गया था, इसलिए ऐसे में गहने बेचने जाना उसे सही नहीं लगा। इसी के साथ ही गांव में कुछ दिनों तक माहौल हल्का ही रहा, इसलिए अदालू ने कुछ दिनों तक गहने बेचने का सोचना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैल गई कि सरपंच के घर पर चोरी हो गई है। कोई उनकी पत्नी के गहने लेकर फरार हो गया है। सरपंच ने बताया कि उनमें कौन कौन से गहने थे। यह सुनकर अदालू और उसके साथियों के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उन्हें उस खेत के अंदर से भी यही सब मिला था। उन सबको डर सताने लगा कि कहीं उनके ऊपर चोरी का इल्जाम न लग जाए, जबकि उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन चोरी का माल उनके पास ही था। इस पर जिसके खेत से गहने मिले थे वह शख्स बोला, यह गहने ले जाकर सरपंच को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि चोरों ने इसे हमारे खेत में छुपा दिए थे, इससे कम से कम हम बच तो जाएंगे। अब यहां पर बाकी के लोग तो मान गए, लेकिन अदालू हाथ आई लक्ष्मी को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए वह बोला, अरे सरपंच को थोड़ी ना पता है कि गहने हमारे पास है। उन्हें तो यही लगता है कि कोई गहने लेकर रफू चक्कर हो चुका है और हमारी भलाई इसी में है कि हम यह गहने बेचकर इस बात को यही भूल जाए। यह बात हम लोगों के अलावा और जानता कौन है। वैसे भी उनके गहने एक हिसाब से चोरी हो चुके थे। अगर ये हमारे पास ना आते तो यह चोरी ही थे, तो इसमें हमारी किस्मत अच्छी थी। यह हमें मिल गया। और मेरी बात मानो, अगर हम सरपंच के पास गए तो वह यही सोचेंगे कि हमने पकड़े जाने की डर से यह झूठी कहानी बनाई है और बदनामी होगी हमारी। सो अलग अदालू की बात सबको सही लगी और फिर वह सारे मिलकर यह गहने गांव से बाहर कहीं बेचने का सोचने लगे। वह सारे अपने अपने घरों से निकलकर एक साथ दूसरे गांव की ओर बढ़कर वहां के सुनार पर जाकर उन्होंने वह गहने बेचने के लिए कहा। इसी दौरान वहां पर सरपंच की पत्नी आ गई और उसने उन्हें देख लिया। सरपंच की पत्नी को वहां देखकर वह सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए। वही उस औरत ने सुनार से वह गहने लिए और कहा, आपको यह गहने किसने दिए? सुनार ने उन लोगों की ओर इशारा कर दिया। यह देखकर सरपंच की पत्नी ने उन्हें घूरा और कहा, तो वह तुम लोग थे? यह सुनकर अदालरे आंसू बोला, भाभी हमें माफ कर दीजिए। वह बोली, तुम लोग अभी यहां से मेरे साथ बाहर चलो, अगर पकड़े नहीं जाना चाहते हो तो पारियो। यह सुनकर वे सारे लोग लक्ष्मी के साथ सुनार की दुकान से बाहर आए। बाहर आगे जब लक्ष्मी ने पाया कि कोई नहीं है, तब वह बोली, देखो, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने पति को इस बारे में कुछ ना बताऊं तो जैसा मैं कहती हूं वैसा करो, नहीं तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। फिर उसके बाद तुम लोग गांव में रहने लायक नहीं रहोगे। पता है ना सरपंच के घर पर चोरी करने का क्या अंजाम होता है उन लोगों के पास। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए वह लोग इसके लिए फौरन मान गए। तब वह बोली, देखो, आज की रात तुम्हें एक लड़की को मेरे घर पर लाना होगा और वह लड़की 5 से 10 साल के बीच की होनी चाहिए। यह सुनकर अदालू का माथा ठनका और वह बोला, लड़की लेकर आनी है, लेकिन क्यों, आप उसका क्या करोगी? इस पर वह बोली, तुम्हें इससे क्या, तुम बस अपने काम से मतलब रखो, समझे? और अगर तुम लोग ना ला पाए तो याद रखना, कल सुबह तक तुम लोग गांव से निकलने की तैयारी कर लेना। आखिर सरपंच के घर चोरी की है। तुम लोगों ने यह सुनकर उन सब लोगों के हाथ पांव फूलने लगे। वह सारे अदा लरासू को इसके लिए भला बुरा कहने लगे, क्योंकि वह सारे अच्छा खासा सरपंच को सब बताने वाले थे। लेकिन इसके कहने पर वह सब यहां गहने बेचने आ गए और अब इस मुसीबत में पड़ गए। और अब इन सब से बचने के लिए उन सब ने मिलकर अदालू से उसकी ठापता तसलपा आजाद सा 5 साल की बेटी को रात में सरपंच के घर पर भेजने के लिए कहा। अदा लरासू इसके लिए नहीं माना, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वह इसके अलावा गांव से निकलना पसंद करेगा। तब उन लोगों ने उससे कहा, देख,
हम लोग तेरी वजह से ही इस मुसीबत में फंसे हैं, इसलिए जो करना है तुझे करना होगा। तू उन्हें कोई भी लड़की लाकर दे दे और बात खत्म कर। अदल रासू इसके लिए मान गया और फिर वे सारे अपने अपने घरों की तरफ बढ़ गए। अलरासू के पड़ोस में एक परिवार रहता था, जिनके घर में एक ऐसी बच्ची थी जो कि दिमाग से थोड़ी कम थी। अदालू ने सोचा कि अगर वह इस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाए तो वह किसी को बता भी नहीं पाएगी, और अगर बता भी दिया तो कोई उसकी बातों का यकीन नहीं करेगा। अब गांव के घर तो आपको पता ही है कि कैसे होते हैं, बड़े बड़े आंगन और लोगों के घर आपस में काफी हद तक जुड़े होते हैं। अदालू ने एक योजना बनाई और घर पर काफी ज्यादा खीर बनवाई और फिर मौका पाकर उस खीर में नशे का कुछ डाल दिया और फिर अपनी पत्नी को पड़ोस में भी खीर देकर आने के लिए कहा। रात में अदालू को छोड़कर सबने खीर खाई और फिर सब लोग गहरी नींद में सो गए। देर रात अदालू उठा और फिर अपने घर की छत से पड़ोसी के घर जा पहुंचा। वहां आकर उसने उस बच्ची को उठाया और फिर उसे लेकर सरपंच के घर जा पहुंचा। घर के बाहर ही सरपंच की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसने अदालू से उस बच्ची को लिया और फिर अंदर जाने लगी। तभी अदालू ने उससे पूछा, आप लोग इसे कब तक छोड़ेंगे? इस पर वह पलटी और उसने अदालू को एक नजर घूरा और फिर कहा, इससे तुम्हें क्या, तुम तो इससे बच गए ना। बोलकर वह बच्ची को लेकर घर के अंदर चली गई। अदा लरासू भी वहां से वापस घर आ गया। घर आकर वह अपनी खटिया पर आकर लेट गया, लेकिन उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर उस बच्ची की चिंता सताने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लोग उस बच्ची के साथ क्या करेंगे। यही सब सोचते सोचते सुबह हुई। सुबह होते ही अदालू के सारे साथी उसके पास आए और उससे पूछा कि उसने बच्ची को सरपंच के घर छोड़ा या नहीं। अदालू ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ उसके पड़ोस में से लोगों के शोर की आवाजें आने लगीं। वह सारे लोग जब वहां गए तो बच्ची के पिता भीमा बोले, अरे क्या बताएं, हमारी जो मझली बेटी थी वो कहीं मिल नहीं रही। रात में तो यहीं सोई थी, लेकिन फिर पता नहीं कहां चली गई। यह सुनकर अदालरे सू बोला, कहीं बच्चों के साथ खेल रही होगी। इस पर उनकी पत्नी घबराते हुए बोली, नहीं भाई साहब, वह ऐसे कहीं नहीं जाती। आपको तो पता ही है कि वह दिमाग से थोड़ी कम है। अब इसके बाद कोई कुछ बोलता उसका पड़ोसी घर से बाहर निकलकर अपनी बेटी को ढूंढने लगा। इस दौरान अदा लरासू और उसके साथी भी उसके साथ जाने लगे। वो पूरे गांव में बच्ची को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें बच्ची कहीं नहीं मिली। इसी दौरान एक आदमी भागता हुआ उन लोगों के पास आया और बोला, अरे भीमा, वह तुम्हारी बेटी जंगल में बेहोश पड़ी है। मैं अभी शौच के लिए वहां गया तो उसे वहां पड़ा देखा। यह सुनकर अनाल रासू और उसके साथियों को बहुत हैरानी हुई। वहीं भीमा उससे बोला, अरे अगर ऐसा है तो तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? वह आदमी घबराते हुए बोला, अरे उस बच्ची के गले में सूखे फूलों की अजीब सी माला है। इसी के साथ ही उसके माथे और बालों पर बहुत सारा कुमकुम लगा हुआ है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके ऊपर कोई टोना टोटका किया हुआ है, इसीलिए मैं तो वहां से भाग आया। यह सुनकर भीमा दौड़ते हुए जंगल के अंदर की ओर भागा। जंगल में थोड़ा अंदर ही उसकी की बेटी कोमल घास पर बेहोश पड़ी हुई थी। भीमा ने उसे उठाया और उसे लेकर घर आ गया। उसे पानी के छींटे मारकर होश में लाया गया। उसे होश में देखते ही सब लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके बाद उस बच्ची ने जो कहा वह सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ। होश में आते ही बच्ची बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह बर्ताव कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी मां ने उससे पूछा कि आखिर वह कहां चली गई थी। उस बच्ची ने वहां खड़े अदालू की ओर देखा और फिर सबसे कहा, मुझे याद नहीं। मुझे इतना याद है कि मैं बिस्तर पर सो रही थी और जब मुझे होश आया तब भी मैं घर पर ही थी। इसके बाद कोई कुछ ना बोल सका। वहीं दूसरी तरफ भीमा की पत्नी बोली, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, इससे हमारी बेटी तो कम से कम ठीक हो गई। भीमा को भी यह बात सही लगी, इसलिए वह भी इस बारे में भूलकर अपना सामान्य जीवन जीने लगा। तब वह बोली, देखो, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने पति को इस बारे में कुछ ना बताऊं तो जैसा मैं कहती हूं वैसा करो, नहीं तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। फिर उसके बाद तुम लोग गांव में रहने लायक नहीं रहोगे। पता है ना, सरपंच के घर पर चोरी करने का क्या अंजाम होता है। उन लोगों के पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था।
इसलिए वह लोग इसके लिए फौरन मान गए। तब वह बोली, देखो, आज की रात तुम्हें एक लड़की को मेरे घर पर लाना होगा और वह लड़की 5 से 10 साल के बीच की होनी चाहिए। यह सुनकर अदालू का माथा ठनका और वह बोला, लड़की लेकर आनी है, लेकिन क्यों, आप उसका क्या करोगी? इस पर वह बोली, तुम्हें से क्या, तुम बस अपने काम से मतलब रखो, समझे? और अगर तुम लोग ना ला पाए तो याद रखना, कल सुबह तक तुम लोग गांव से निकलने की तैयारी कर लेना। आखिर सरपंच के घर चोरी की है। तुम लोगों ने यह सुनकर उन सब लोगों के हाथ पांव फूलने लगे। वह सारे अदालरासू को इसके लिए भला बुरा कहने लगे, क्योंकि वह सारे अच्छा खासा सरपंच को सब बताने वाले थे। लेकिन इसके कहने पर वह सब यहां गहने बेचने आ गए और अब इस मुसीबत में पड़ गए। और अब इन सब से बचने के लिए उन सब ने मिलकर अदालू से उसकी 18 साल की बेटी को रात में सरपंच के घर पर भेजने के लिए कहा। अदालरासू इसके लिए नहीं माना, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वह इसके अलावा गांव से निकलना पसंद करेगा। तब उन लोगों ने उससे कहा, देख, हम लोग तेरी वजह से ही इस मुसीबत में फंसे हैं, इसलिए जो करना है तुझे करना होगा। तू उन्हें कोई भी लड़की लाकर दे दे और बात खत्म कर। अदलरासू इसके लिए मान गया और फिर वे सारे अपने अपने घरों की तरफ बढ़ गए। अलरासू के पड़ोस में एक परिवार रहता था, जिनके घर में एक ऐसी बच्ची थी जो कि दिमाग से थोड़ी कम थी। अदालू ने सोचा कि अगर वह इस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाए तो वह किसी को बता भी नहीं पाएगी, और अगर बता भी दिया तो कोई उसकी बातों का यकीन नहीं करेगा। अब गांव के घर तो आपको पता ही है कि कैसे होते हैं, बड़े बड़े आंगन और लोगों के घर आपस में काफी हद तक जुड़े होते हैं। अदालू ने एक योजना बनाई और घर पर काफी ज्यादा खीर बनवाई और फिर मौका पाकर उस खीर में नशे का कुछ डाल दिया और फिर अपनी पत्नी को पड़ोस में भी खीर देकर आने के लिए कहा। रात में अदालू को छोड़कर सबने खीर खाई और फिर सब लोग गहरी नींद में सो गए। देर रात अदालू उठा और फिर अपने घर की छत से पड़ोसी के घर जा पहुंचा। वहां आकर उसने उस बच्ची को उठाया और फिर उसे लेकर सरपंच के घर जा पहुंचा। घर के बाहर ही सरपंच की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसने अदालू से उस बच्ची को लिया और फिर अंदर जाने लगी। तभी अदालू ने उससे पूछा, आप लोग इसे कब तक छोड़ेंगे? इस पर वह पलटी और उसने अदालू को एक नजर घूरा और फिर कहा, इससे तुम्हें क्या, तुम तो इससे बच गए। ना बोलकर वह बच्ची को लेकर घर के अंदर चली गई। अदालरासू भी वहां से वापस घर आ गया। घर आकर वह अपनी खटिया पर आकर लेट गया, लेकिन उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर उस बच्ची की चिंता सताने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लोग उस बच्ची के साथ क्या करेंगे। यही सब सोचते सोचते सुबह हुई। सुबह होते ही अदालू के सारे साथी उसके पास आए और उससे पूछा कि उसने बच्ची को सरपंच के घर छोड़ा या नहीं। अदालू ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ उसके पड़ोस में से लोगों के शोर की आवाजें आने लगीं। वह सारे लोग जब वहां गए तो बच्ची के पिता भीमा बोले, अरे क्या बताएं, हमारी जो मझली बेटी थी वो कहीं मिल नहीं रही। रात में तो यहीं सोई थी, लेकिन फिर पता नहीं कहां चली गई। यह सुनकर अदालरेसू बोला, कहीं बच्चों के साथ खेल रही होगी। इस पर उनकी पत्नी घबराते हुए बोली, नहीं भाई साहब, वह ऐसे कहीं नहीं जाती। आपको तो पता ही है कि वह दिमाग से थोड़ी कम है। अब इसके बाद कोई कुछ बोलता, उसका पड़ोसी घर से बाहर निकलकर अपनी बेटी को ढूंढने लगा। इस दौरान अदालरासू और उसके साथी भी उसके साथ जाने लगे। वो पूरे गांव में बच्ची को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें बच्ची कहीं नहीं मिली। इसी दौरान एक आदमी भागता हुआ उन लोगों के पास आया और बोला, अरे भीमा, वह तुम्हारी बेटी जंगल में बेहोश पड़ी है। मैं अभी शौच के लिए वहां गया तो उसे वहां पड़ा देखा। यह सुनकर अनालरासू और उसके साथियों को बहुत हैरानी हुई। वहीं भीमा उससे बोला, अरे अगर ऐसा है तो तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? वह आदमी घबराते हुए बोला, अरे उस बच्ची के गले में सूखे फूलों की अजीब सी माला है। इसी के साथ ही उसके माथे और बालों पर बहुत सारा कुमकुम लगा हुआ है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके ऊपर कोई टोना टोटका किया हुआ है, इसलिए मैं तो वहां से भाग आया। यह सुनकर भीमा दौड़ते हुए जंगल के अंदर की ओर भागा। जंगल में थोड़ा अंदर ही उसकी की बेटी कोमल घास पर बेहोश पड़ी हुई थी।
भीमा ने उसे उठाया और उसे लेकर घर आ गया। उसे पानी के छींटे मारकर होश में लाया गया। उसे होश में देखते ही सब लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन उसके बाद उस बच्ची ने जो कहा वह सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ। होश में आते ही बच्ची बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह बर्ताव कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी मां ने उससे पूछा कि आखिर वह कहां चली गई थी। उस बच्ची ने वहां खड़े अदालू की ओर देखा और फिर सबसे कहा, मुझे याद नहीं। मुझे इतना याद है कि मैं बिस्तर पर सो रही थी और जब मुझे होश आया तब भी मैं घर पर ही थी। इसके बाद कोई कुछ न बोल सका। वहीं दूसरी तरफ भीमा की पत्नी बोली, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, इससे हमारी बेटी तो कम से कम ठीक हो गई। भीमा को भी यह बात सही लगी, इसलिए वह भी इस बारे में भूलकर अपना सामान्य जीवन जीने लगा। वहीं दूसरी तरफ उनकी वह बेटी भी सबके साथ खेलने कूदने लगी। अदालू और उसके साथियों को अब पता चल चुका था कि सरपंच की पत्नी काला जादू वगैरह करती है और उसका टोना इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि वह एक दिमागी रूप से विकलांग बच्ची को तक ठीक कर सकती है। ऐसी औरत का गांव में रहना सही नहीं था, क्योंकि यह आगे चलकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उन सब ने मिलकर यह बात सरपंच को बताने की सोची। लेकिन यहां समस्या यह थी कि अगर यह लोग बताते तो खुद भी फंसते। इसलिए वह लोग गांव वालों को इस तरह से बताना चाहते थे कि सरपंच की पत्नी भी पकड़ी जाए और वह लोग भी ना फंस पाए। अब तक लगभग रात हो चुकी थी और वह लोग अपने अपने घर आ चुके थे। इसी दौरान जब वह सारे खाना खाने बैठे तो अदालू ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे हमारी बिटियां कहाँ हैं, कहीं नजर नहीं आ रही। यह सुनकर उसकी पत्नी आसपास पास देखते हुए बोली, यहीं कहीं होगी। आज तो खाना बनाने के टाइम पर भी नहीं दिखी, सब अकेले ही करना पड़ा। यह सुनकर अड़ल आंसू के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वह बोला, अरे देखो उसे जरा घर पर है भी या नहीं। यह सुनकर उसकी पत्नी पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढने लगी, लेकिन वह उसे घर में कहीं नहीं मिली। वह कभी भी इतनी रात तक बाहर नहीं खेलती थी, इसलिए यह उनके लिए चिंता का विषय था कि सारे लोग घर के बाहर निकलकर आस पड़ोस में बच्चों में उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह बच्ची कहीं नहीं मिलती। फिर वह लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या उन्होंने उनकी बेटी को देखा है, तो सब यही बताते हैं कि वह कुछ देर पहले दोपहर के समय बच्चों के साथ खेल रही थी। बच्ची को पूरी रात गांव में ढूंढा जाता है, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिलती। इससे घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह के समय गांव का ही एक आदमी जंगल से भागते हुए आता है और बोलता है कि अदालका, अरासू, तेरी बेटी जंगल में बेहोश पड़ी है। उसके साथ शायद जादू टोना हुआ है। यह सुनकर अदा आंसू कुछ लोगों के साथ दौड़कर जंगल में जाता है और अपनी बेटी को लेकर आता है। उसकी बेटी बेहोश थी। घर आकर वह पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाते हैं। होश में आते ही वह लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वह वहां कैसे गई। वो बच्ची बोली, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है, मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं घर पर थी। कुछ हुआ है क्या? सब लोगों को यह बात बड़ी अजीब लगी कि आखिर कोई इन बच्चों को टोना करके क्यों छोड़ेगा। अदा रासू की बेटी से पहले भीमा की बेटी भी तो ऐसे ही मिली थी। यही सब सोच सोचकर अदालू का सिर चकरा रहा था। तब वह अपने साथियों से बोला, यह सरपंच की पत्नी कुछ सही नहीं है। यह गांव के बच्चों के ऊपर टोना वगैरह करते हुए जंगल में फेंक रही है। कह नहीं सकते कि आखिर यह सब करके करना क्या चाहती है। हमें इसे समय रहते रोकना होगा। उन सबको यह बात सही लगी और फिर वह सारे ही सरपंच के घर जा पहुंचे। वहां जाकर उन लोगों ने सरपंच से कहा, सरपंच साहब, हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी पत्नी गांव के बच्चों पर काला जादू कर रही है। यह सब सुनकर सरपंच को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोलो। आखिर वह ऐसा क्यों करेगी? यह सुनकर अदालू ने सारी बात सच सच बताई और कहा, आपकी पत्नी ने हमें धमकी देकर भीमा की लड़की को मंगवाया और फिर उसके ऊपर टोटका करके उसे एकदम ठीक कर दिया। यह सुनकर सरपंच को काफी अजीब लगा, क्योंकि वह भीमा की बेटी के बारे में जानता था कि वह दिमाग से थोड़ी कमजोर है और अभी उसे सुनने में आया था कि अब वह अचानक से पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है।
उसे अब इन लोगों की बात पर थोड़ा यकीन होने लगा था कि तभी उनकी पत्नी वहां आई और बोली कि उनकी छोटी बेटी कहीं मिल नहीं रही। यह सुनकर सरपंच सारी बात भूलकर अपनी बेटी को ढूंढने में लग गया। उसने अपने लोगों को बोलकर पूरे गांव में उसे खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सब लोग काफी परेशान हो गए थे। तभी अदालू बोला, गांव के बच्चे जब गायब हो जाते थे तो फिर अगले दिन वह जंगल से वापस मिलते थे। कहीं ऐसा तो नहीं जंगल में ही उनके ऊपर टोना टोटका होता है। यह सुनकर गांव के कुछ लोग हाथों में डंडा लिए जंगल में जाने लगे। सब लोग गुस्से में इधर उधर फैलकर उस बच्ची को ढूंढने लगे, लेकिन वह उसे नहीं मिली तो वह लोग थक हार कर वापस गांव आ गए। अगले दिन वह बच्ची उस जंगल में ही बेहोश पड़ी मिली। इस दौरान उसके माथे पर और सर पर ढेर सारा कुमकुम और गले में फूलों की सूखी माला थी। अब सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि गांव में शायद कोई है जो इस तरह की हरकत करता है। अब क्योंकि सरपंच की खुद की बेटी इस अवस्था में पाई गई तो कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था। यह सब सरपंच की पत्नी कर रही है, वहीं अदालू और उसके साथियों की तो यह सब सामने की बात है। इसलिए अब वह लोग कैसे भी करके उसका भांडा फोड़ना चाहते थे। उसी शाम को गांव से एक और बच्ची गायब हुई। गांव वालों को पता था कि वह बच्ची अब कहीं नहीं मिलने वाली। वह अब अगली सुबह सीधे जंगल में ही मिलेगी। इसलिए किसी ने भी इसमें कुछ नहीं किया और फिर अगले दिन तक वह बच्ची जंगल में ही पाई गई। इसी तरह से हर दिन गांव के एक एक बच्चियां गायब होती रहीं और फिर वह अगले दिन जंगल से मिलती। इस तरह करके लगभग 9 बच्चियां गायब होकर वापस मिल चुकी थीं। गांव वाले इससे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और अब वह सारे अपने अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा घर में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कैसे भी गायब हो रहे थे। 9 बच्चों के इस तरह से गायब होने के बाद यह सिलसिला थम गया। सब लोगों को लगा कि अब यह सब दोबारा नहीं होने वाला, लेकिन यहां जो होने वाला था वह इससे भी ज्यादा भयानक था। इन सब के बाद जो पूनम की रात आई, उस रात वह सारी बच्चियां जो यहां से गायब हुई थीं, वह अपने अपने घरों से निकलकर गांव के बीचों बीच जमा हुई। इस दौरान सरपंच की पत्नी भी वहां पर मौजूद थे। वे सारी बच्चियां गांव के बीचों बीच गोल घेरा बनाकर खड़ी थीं। इस दौरान सरपंच की पत्नी उनके बीच में खड़ी थी। वे सारी बच्चियां घूमते हुए अजीब से मंत्रों का उच्चारण किए जा रही थीं। यह सिलसिला कुछ देर तक यूं ही चलता रहा और फिर सरपंच की पत्नी ने एक तेज आवाज में कहा, अब तुम सारी मेरे साथ जंगल में चलो। वहां मैं तुम सभी को इन सब से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगी। उसके बाद वे सारी बच्चियां मंत्रमुग्ध सी सरपंच की पत्नी के पीछे पीछे जाने लगीं। वहां जाकर सरपंच की पत्नी ने एक तांत्रिक क्रिया करनी शुरू की। इस दौरान वे सारी बच्चियां उसके इर्द गिर्द गोल घेरा बनाकर खड़ी थीं। कुछ देर बाद मंत्र उच्चारण करने के बाद उसने बारी बारी से सारी बच्चियों की तर्जनी उंगली काटकर उस जलते कुंड में डाली। इस दौरान वे सारी बच्चियां चेहरे पर सपाट भाव लिए वहां खड़ी थीं। इसके कुछ देर बाद उसने उन बच्चियों में से एक के चेहरे पर कुमकुम मला और फिर उसके बाद उसका सिर धड़ से अलग कर उसका कुछ खून जलती अग्नि में डालकर कुछ खून एक सफेद से बर्तन में डाला। वह महाबॉम्ब ये बर्तन कोई आम बर्तन ना होकर किसी जानवर की खोपड़ी थी। एक एक करके उसने बाकी बच्चियों के साथ भी यही किया और फिर अंत में उस सफेद बर्तन में इकट्ठा किया। उन सभी बच्चियों का खून पीकर उसके चेहरे पर अपार संतुष्टि के भाव आ गए। अगली सुबह उन बच्चियों के घर पर उन्हें ना पाकर हड़कंप मच गया। सारे लोग पूरे गांव में उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वह कहीं ना मिले। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए वहां आए और उनमें से एक बोला, जंगल में 8-9 बच्चियों की सिर कटी लाशें पड़ी हैं। यह सुनकर सारे लोग सख्ते में आ गए और फिर वह सारे लोग दौड़कर जंगल में पहुंचे। वहां जाकर उन बच्चियों की लाशें देखकर सभी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और फिर अदालू बोला, यह सब सरपंच की पत्नी की कस्तानी है। हमने इस बारे में सरपंच को बोला भी, लेकिन वह हम नहीं माने और अब देखो इसका अंजाम हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। मैं तो बोलता हूं कि अभी के अभी चलकर हम उसको पकड़ते हैं, इससे पहले कि वह और किसी को नुकसान पहुंचाए। सब लोगों को यह बात सही लगी और फिर वे सारे हाथ में डंडा लेकर सरपंच के घर पहुंचे। वे सारी जितने गुस्से में वहां गए थे वहां जाकर
उनका सारा गुस्सा हवा हो गया। इसी के साथ ही उन्हें एक तेज झटका लगा, क्योंकि सरपंच समेत उसके पूरे परिवार की हत्या हो चुकी थी, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल थी। सब लोग अब तक यही सोच रहे थे कि यह सब सरपंच की पत्नी का किया धरा है, लेकिन यहां तो उसी की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, उन सभी को ही काफी ज्यादा विधेय भी तरीके से मारा गया था, और यह काम किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता। सब लोगों ने मिलकर सारी बच्चियों और सरपंच के परिवार का अंतिम संस्कार किया, और अब उनके जहन में बार बार यही बात आ रही थी, आखिर किसने इन्हें मारा होगा। उसी रात सारे लोग अपने घरों में दरवाजा लगाकर लेटे हुए थे कि तभी बाहर की तरफ से पायल की आवाज सुनाई दी। वह आवाज जिस जिस के घर के बाहर से आई, वह सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि यहां एक तो इतने सारे लोगों की अजीब तरह से मौत हो गई, और अब पता नहीं वह कौन औरत है जो इतनी रात में बाहर ऐसे घूम रही है। वे सारे लोग डरे सहमे अपने अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। तभी किसी के घर का दरवाजा खटखटा की आवाज आई। वह आवाज सुनकर घर के सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए, लेकिन फिर घर के मुखिया ने आवाज देकर पूछा, कौन है बाहर? तब बाहर से किसी महिला की आवाज आई, यह मैं हूं, कुम्हार की पत्नी। हमारे पति की हालत सही नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ उन्हें देखने चलिए। यह सुनकर वह आदमी दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया कि इस गांव के कुम्हार की पत्नी की मौत तो पिछले साल ही हो चुकी थी। वह एकदम ज्यादा घबरा गया, लेकिन इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पत्नी और परिवार वालों को इशारे से चुप रहने के लिए कहा। तभी बाहर मौजूद संदिग्ध महिला ने दोबारा से दरवाजा खटखटाया और कहा, आइए ना, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? लेकिन वह आदमी कुछ ना बोला। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई और ना ही उस आदमी ने दरवाजा खोला, तो वह महिला जानवरों की तरह वह दरवाजा पीटने लगी, और अब वह भयानक आवाज में बोली, दरवाजा खोल वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। यह सुनकर वह परिवार पहले से ज्यादा घबरा गया, लेकिन फिर भी ना ही उन्होंने कुछ कहा और ना ही दरवाजा खोला। वह संदिग्ध महिला कुछ देर तक उनका दरवाजा पीटने के बाद और उन्हें डराने धमकाने के बाद वहां से आगे बढ़ गई, और अब वह किसी और के घर के दरवाजे पर आकर यह सब बोल रही थी, लेकिन किसी ने भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। जैसे तैसे उन लोगों ने वह रात काटी, और सुबह होने तक वह महिला वहां से गायब हो चुकी थी। गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए और इस बारे में बात की। यह गांव में कई लोगों के साथ हुआ था, इसलिए यह चिंता का विषय था। तब गांव के एक आदमी ने कहा, हमें इन सब से बचने के लिए किसी तांत्रिक की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि यह जो कोई भी है, कोई खतरनाक चुड़ैल या डायन है। सभी लोगों को यह बात सही लगी, लेकिन अब यहां पर सोचने वाली बात यह थी कि आखिर वह किस तांत्रिक से मदद मांगे। उनके गांव के शमशान में जो तांत्रिक थे, उनको तो इन लोगों ने बाहर भगा दिया था। अब उन लोगों को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अब उन सबको समझ आ चुका था कि आखिर गांव के उन बच्चों की मौत पहले क्यों हुई। यह डायन या चुड़ैल जो भी थी, यह नहीं चाहती थी इसके रास्ते में कोई भी आए, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने गांव के ही कुछ बच्चों को मारकर उनकी बलियां दीं, जिससे उनकी मौत का इल्जाम उन तांत्रिकों के ऊपर जाए और सारे गांव वाले मिलकर उन सभी तांत्रिकों को गांव से बाहर कर दें और वह अपने मकसद में आराम से काम कर पाए। उन्हें यह सब बातें समझ तो आ चुकी थीं, लेकिन अब इसके लिए काफी देर हो चुकी थी। लेकिन यहां पर अब हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं जा सकता था, इसीलिए गांव के 4-5 लोग मिलकर दूसरे गांव से किसी तांत्रिक को बुलाने की तैयारी करने लगे। वह लोग उसी दिन तांत्रिक को लेने निकल गए। दूसरे गांव जाकर उन लोगों ने वहां के तांत्रिक को सारी बात बताई। यह सुनकर तांत्रिक के माथे पर चिंता की लकीर उभर आई और वह बोला, यह जो कोई भी है अपने मकसद में कामयाब हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसका ज्यादा कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं। और फिर वह लोग उस तांत्रिक को लेकर अपने गांव आ गए। अब तक रात होने को आई थी और गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में जा बैठे थे। उस तांत्रिक के रहने खाने का इंतजाम कर दिया गया था। उस तांत्रिक ने सबके साथ खाना खाया और फिर रात में दोबारा से आवाज के आने के इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी बोला,
आपको क्या लगता है कि वह आज रात आएगी? यह भी तो हो सकता है कि वह आज आए ही ना, वह तांत्रिक बोला। वह जो कोई भी है अपनी तरफ से पूरी तरह से है कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए वह आज भी आएगी। फिक्र करने की बात तो हमारे लिए, हमें नहीं पता कि उसकी शक्तियों की क्या सीमा है। यह भी हो सकता है कि वह इतनी शक्तिशाली हो कि मैं उसका सामना ना कर पाऊं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए तो उससे भिड़ना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद उनमें से कोई कुछ न बोला। वह सारे लोग शांति से दोबारा से उसके आने का इंतजार करने लगे। देर रात पूरे गांव में दोबारा से पायल की आवाज गूंजने लगी। यह रात का वह पहर था जब सभी लोग आराम से सो रहे थे। ऐसे में रात के सन्नाटे को चीरते हुए किसी के घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज वहां आसपास गूंजने लगी। वह आवाज सुनकर जहां घर में मौजूद लोग काफी ज्यादा घबरा गए, वहीं दूसरी तरफ वह तांत्रिक घर में से बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही घर के लोगों ने दरवाजा लगा दिया। वह तांत्रिक तेजी से उस घर की तरफ जाने लगा जहां के बाहर से दरवाजा खटखटाना की आवाज आ रही थी। वहां जाकर उस तांत्रिक ने पाया कि एक 18 से 19 वर्षीय खूबसूरत लड़की काला लहंगा चोली पहने उस घर के ठीक सामने खड़ी थी। उसे देखते ही वह तांत्रिक गुस्से में बोला, तो तू है वह जो इन गांवों के लोगों को परेशान करती है? मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देना चाहता हूं, तू चुपचाप यहां से चली जा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। यह सुनकर उस लड़की के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह बोली, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अब लगभग अमर हो चुकी हूं। लेकिन हां, मैं तुझे जरूर मार सकती हूं। बोलकर उस लड़की ने अपना पतला हाथ आगे की ओर बढ़ाया। उसके ऐसा करते ही उसका हाथ लंबा होने लगा। लेकिन तभी यह देखते ही तांत्रिक ने अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उस तांत्रिक के ऐसा करने के दौरान ही उस लड़की का वह हाथ उसकी गर्दन तक आ पहुंचा था। उस लड़की के हाथों की पकड़ उसकी गर्दन पर धीरे धीरे करके मजबूत होने लगी थी लेकिन फिर तभी उस लड़की ने अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया। उसका चेहरा गुस्से में भिजा हुआ था। वही तांत्रिक डरते हुए हाँफ रहा था। गर्दन पर उसका शिकंजा होने के कारण उस तांत्रिक को सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही थी, जिस वजह से जब उस लड़की ने अपना हाथ पीछे खींचा तो वह तांत्रिक तेजी से सांस लेने लगा। उस लड़की की पकड़ जब उसकी गर्दन पर पड़ी तो उसे पता चल गया था कि इस लड़की को हराना उसके बस की बात नहीं है और अब यहां से भागने में ही उसकी भलाई है। उसने अपनी सांसों को जल्द से जल्द नियंत्रित किया और दोबारा से तेजी से मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। यह देखते ही वह लड़की भयानक ढंग से मुस्कुराने लगी और फिर अगले ही पल उसने भी मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। ऐसा होते उस तांत्रिक का शरीर भयानक ढंग से अकड़ने लगा और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल वह लड़की उसके पास आई और बोली, तुझ जैसा छोटा मोटा तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और सच कहूं तो मेरा कोई तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने अपने आप को इस लायक बना लिया है। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, तुम कौन हो और आखिर इस गांव तक कैसे पहुंची? इस गांव में जब सब पहले सही था तो अचानक से तुम यहां कैसे आई? वह लड़की बोली, मैं पड़ोस के गांव की लड़की थी। मैंने एक दिन यह डायन साधना करके अपने आप को डायन बना लिया, लेकिन मौत तो डायन की भी आती है और बहुत भयानक तरीके से आती है। इसलिए मैं अपने गांव में लोगों की उम्र चुराकर जी रही थी, लेकिन जब लोग अकाल मौत मरने लगे तो लोगों को मेरे ऊपर शक होने लगा और अब गांव में लोग हर दूसरी औरत के ऊपर डायन होने का इल्जाम लगाने लगे। इन सब के चक्कर में मैं अब किसी से भी उम्र चुरा नहीं पा रही थी। मैं वैसे तो अपने गांव में ही रहती थी, लेकिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए मैं जंगल में आया करती थी। उस दिन भी मैंने एक जानवर की बलि देकर उसका खून एक कलश में भरकर जंगल में आने जाने वाले रास्ते पर रख दिया, ताकि कोई भी इस कलश को हाथ लगाए और मैं उसके पीछे पीछे आ जाऊं। भले ही हम डायने हैं, लेकिन हम तब तक किसी के पीछे नहीं जा सकती जब तक कि वह हमें खुद ना ले जाए। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो जंगल में 4 लकड़हारे आए और उन्होंने उस कलश को हाथ लगा दिया। बस फिर क्या था, मैं उनके घर गई और बारी बारी उनकी आयु चुराई। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि आखिर मैं कब तक ऐसे ही लोगों की उम्र चुराने के लिए भटकती रहूंगी। इसलिए मैंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे मेरी यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
और इसका एक ही तरीका था, और वो था वो गुप्त साधना। यह साधना थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पहले गांव के कुछ बच्चों को मारा और उनकी बलि चढ़ाकर गांव के ही एक आदमी के शरीर पर कब्जा करके इसका इल्जाम गांव के ही तांत्रिकों पर डाल दिया। बस फिर क्या था, गांव वालों ने खुद ही उन्हें यहां से निकाल दिया। फिर मैंने सरपंच की पत्नी के शरीर में कब्जा किया और फिर उसके गहने किसी के खेत पर रखवा दिए। इन्हीं सब के दौरान मैंने सरपंच की एक बेटी की भी जान ले ली, क्योंकि इस साधना के लिए मुझे भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने सोचा था वही हुआ। वह लोग वह गहने लेकर बेचने चले गए और सरपंच की पत्नी जिसके शरीर पर मैंने कब्जा किया हुआ था, उसने उन्हें पकड़कर उन्हें धमकाया कि अगर वह लोग एक 810 साल की बच्ची को लेकर वहां नहीं आए तो मैं सबको कहूंगी कि उन सब ने गहने चुराए हैं। वह लोग डर के मारे एक बच्ची को मेरे पास ले आए। मैंने उस बच्ची को अभिमंत्रित कर उसे अपने वश में किया और अब वह वैसा ही कर रही थी जैसा कि मैंने उसे करने के लिए कहा था। वह बच्ची अब खुद ही गांव की ओर लड़कियों को बहला फुसलाकर मेरे पास ले आती और मैं उसे भी अपने वश में कर लेती। इसी तरह से मैंने 9 लड़कियों को अपने वश में किया और फिर पूनम की रात को पूर्वक उन 9 लड़कियों की बलि चढ़ाई। इन सब से मैं लगभग अमर हो चुकी हूं, यानी कि अब मैं किसी तंत्र मंत्र या वार से नहीं मरने वाली। उस डायन की यह बात उस घर के अंदर मौजूद लोगों ने भी सुन ली थी और फिर अगले ही पल बाहर से उस तांत्रिक की चीख की आवाज उस रात के सन्नाटे में गूंज उठी। वह लोग सिवाय उस आवाज को सुनने के और कुछ न कर सके, क्योंकि एक तांत्रिक जब उसका कुछ नहीं कर पाया तो वो लोग भला क्या कर लेंगे। सुबह होते ही वह आवाजें आना बंद हो गईं और अब गांव के लोगों के सामने यह एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई थी। इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर दोबारा से दूसरे गांव में जाकर तांत्रिक को लाने का सोचा। लेकिन जैसे ही वह लोग अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव पहुंचने वाले थे, तभी अचानक से वह डायन उनके सामने आ खड़ी हुई। उसे देखते ही वह सारे लोग डर से पीछे हट गए। तभी वो बोली, तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरा कोई भी तांत्रिक बाल भी बावका कर सकता है? देखो, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहूंगी। तुम लोग हर महीने एक जवान इंसान लाकर मुझे देना, इससे मैं तुम गांव वालों को परेशान नहीं करूंगी। इस महीने का मेरा इंतजाम हो चुका है। अब तुम लोग अगले महीने की तैयारी कर लो। प्यार से मेरी बात मान लो, वरना मौत तुम्हारे घरों पर तांडव करेगी। बोलकर वह डायन वहां से चली गई। सब लोग अब काफी ज्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि उस डायन की बात एक हिसाब से सही थी। उससे पार पाना अब किसी आम इंसान या तांत्रिक के लिए संभव नहीं था। इसलिए वो लोग वापस गांव लौट आए और उस डायन का संदेश सभी गांव वालों को दिया। गांव वालों के पास अब उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए उन लोगों ने यह फैसला किया कि हर महीने उनमें से ही कोई उस डायन के पास जाएगा। इस तरह से यह सब शुरू हो गया। गांव में से ही एक इंसान हर महीने उस जंगल में जाता और फिर उसके बाद उसकी लाश ही वापस मिलती। इसी तरह से लगभग 1 साल होने को आया। तभी गांव में एक साधु आया। आसपास का माहौल देखते ही उसे वातावरण में भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो चुका था। वहीं गांव वालों की उम्मीद अब जवाब दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने उस साधु से इस बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन अडलरासु इन सब से छुटकारा पाना चाहता था और उसे वह साधु बाबा का आना महज एक इत्तेफाक नहीं लगा। उसे लगा कि मानो ईश्वर ने उनकी मदद के लिए किसी को भेजा है, इसलिए उसने उन्हें इस गांव में घटी सारी घटना बताई। यह सब सुनकर वह साधु अपनी सरल और मधुर आवाज में बोले, बेटा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं सोचा कि जब वह डायन लगभग अमर है तो उसे लोगों की बलियों की क्या आवश्यकता? सच बात तो यह है कि वह डायन पूरी तरह से अमर नहीं है। उसे हम या कोई भी तांत्रिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह अपनी मौत अपने आप समय आने पर मरेगी, और अगर तुम लोगों ने उसे बलियां देना बंद नहीं किया तो उसकी मौत काफी देर से होगी। यह सुनकर अदालू बोला, लेकिन बाबा, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हमने उसे बलि नहीं दी तो वह जबरन गांव के लोगों को ले जाएगी। फिर भी तो बात यही रहेगी ना। तब वह साधु कुछ सोचते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, इस डायन का स्थायी उपाय मैं कर दूंगा। अदालू बोला, बाबा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपसे कुछ हो पाएगा,
क्योंकि आपसे पहले उस तांत्रिक ने कोशिश की थी, लेकिन वह उस डायन के हाथों मारा गया। साधु बोले, तुम उसकी चिंता मत करो बेटा। ना ही मैंने उस डायन का आह्वान किया है और ना ही मैं उससे सीधे तौर पर भिड़ने जाऊंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वह डायन किसी को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। अदालू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाबा ऐसा क्या करने वाले हैं, लेकिन अगर वह इसमें कुछ कर पाएं तो इसमें उन सभी का ही भला था। इसलिए उसने यह बात गांव में सभी को बताई। गांव वालों के अंदर अब एक उम्मीद की किरण जगी और फिर वे सारे उस साधु के सफल होने की कामना करने लगे। उस साधु ने गांव में एक जगह पर समतल भूमि देखकर वहां पर सफेद पाउडर से एक बड़ा सा गोल घेरा खींचा और फिर उस घेरे के बीचों बीच एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने लगा। इस दौरान वह लगातार अजीब तरह के मंत्र उच्चारण किए जा रहे थे। इन्हीं सब के दौरान वह डायन वहां हवा में प्रकट हुई। यह सब देखकर वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, मैंने तुम गांव वालों को मना किया था न कि कोई भी ऐसी खटिया हरकत मत करना जिसका मुझे बुरा लगे, और तुम लोग फिर भी नहीं माने, तो अब फिर भुगतो। बोलकर उस डायन ने भी मंत्र उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन उस साधु ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस अपनी साधना किए जा रहे थे। यह देखकर उस डायन को काफी ज्यादा गुस्सा आया और फिर वह तेजी से उस साधु की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने वह सफेद चीज से बना गोल घेरा पार करने की कोशिश की, वैसे ही वह वहां से 2 फीट पीछे जा गिरी। यह देखकर सभी गांव वालों की आंखों में चमक आ गई और अब सारे लोग उस साधु बाबा को जोरों शोरों से प्रोत्साहित करने लगे। वहीं दूसरी तरफ इन सब से वो डायन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई। शायद उसे साधु बाबा के इरादों की भनक लग चुकी थी, इसलिए वह चाहती थी कि कैसे भी करके यह साधु अपनी यह साधना यहीं पर बंद कर दे। और अब उसने उन्हें रोकने के लिए एक खौफनाक चाल चली। उसने गांव के लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए गांवों के लोगों के घरों की ओर रोक किया। यह देखते ही सारे गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर जाकर दुबक कर बैठ गए। उस डायन ने जाकर गांव के सभी लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। इन सब से वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने अपनी दूसरी चाल चली। उसने गांव के ही एक बच्चे का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर एक घर की औरत ने दरवाजा खोला। ठीक इसी दौरान उस डायन ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और अब वह औरत उस साधु के पास जाने लगी। वो डायन भी वहां उसके पास पहुंची और बोली, ए पाखंडी बाबा, अगर तूने यह सब यहीं बंद नहीं किया तो मैं इस औरत को मार डालूंगी। लेकिन उस साधु ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपनी साधना करते रहे। यह देखकर उस डायन ने उस औरत को अपना सिर वहीं मौजूद एक पेड़ से जोर जोर से मारने को कहा। उस औरत ने ऐसा ही किया। उसने अपना सिर उस पेड़ से तब तक मारा जब तक कि उसने होश न खो दिए हो और वह बेहोश न हो गई। उस औरत को बेहोश देखकर उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठी ही नहीं। यह देखकर उस डायन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और अब उसने दोबारा से एक बच्चे का भेष बनाकर रोना शुरू किया। लेकिन अब गांव वाले इस बात से पूरी तरह से अवगत हो चुके थे, इसीलिए किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अपनी यह चाल भी नाकामयाब होता देखकर उस डायन ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया और फिर कुछ ही देर में वहां तेज हवाएं चलने लगीं। उन तेज हवाओं के कारण वहां मौजूद वह सफेद पाउडर भी उड़ने लगा। यह देखकर उस डायन की आंखों में चमक आ गई और अब वह उस साधु के पास जाने लगी। लेकिन ठीक इसी दौरान उस साधु ने मंत्र उच्चारण करना बंद कर उस डायन के चेहरे पर एक वब्बा पापा फेंका। इससे वो डायन असंतुलित होकर पीछे जा गिरी। लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो वह उठ ही नहीं पाई। उसकी कलाइयां और पैर धरती से रहस्यमयी ढंग से चिपक चुके थे। उसने वहां से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ उस साधु ने अपनी साधना दोबारा से करना कंटिन्यू किया। कुछ देर बाद उनके सामने मौजूद अग्निकुंड की अग्नि शांत हुई। अब वह डायन कुछ समझ पाती। उससे पहले ही कुंड में से अग्नि निकलकर एकदम विशाल होती चली गई। यह देखकर वह डायन बुरी तरह घबरा गई। वहीं वे साधु बोले, अग्नि पिशाच, मेरा तुम्हें यहां बुलाने का एक खास कारण है।
यह डायन अपनी साधना पूरी करके इस प्रकार की हो गई है कि अब इसे खत्म करना हम में से किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसे हमेशा हमेशा के लिए जंगल के अंदर कैद कर दो और तब तक इसे रोको जब तक कि यह पूरी तरह से खुद ही खत्म ना हो जाए। याद रखना, लोगों को मारकर इसने अपनी उम्र में कई 100 सालों की वृद्धि कर ली है, इसलिए इसे अब मारा नहीं जा सकता बल्कि सिर्फ रोका जा सकता है। तुम्हें इसे जंगल में कैद करके आने जाने वाले लोगों की इससे रक्षा करनी होगी। यह सुनकर उस विशाल अग्नि ने उस डायन की ओर रोक किया और फिर देखते ही देखते उसके साथ धरती में समाकर वहां से गायब हो गया। उनके जाने के बाद वह साधु तेज आवाज में बोले, गांव वालों, आज के बाद वह देश से डायन कभी तुम लोगों को परेशान नहीं कर पाएगी, लेकिन याद रखना वह अब भी जंगल में है। वह वहां तुम्हें तब तक कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि तुम लोग उससे नहीं डरोगा। और हां, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ भी मत करना, वरना वह तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। गांवों वालों ने उस साधु का धन्यवाद किया और उसके बाद वह साधु वहां से चले गए। आज तो इस प्रकार गांवों वालों ने उस डायन की पूरी स्टोरी हमको बताई। वह गांव वाला बोला, वह साधु बाबा कौन थे, कहां से आए थे, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर पता है कि वह भगवान के द्वारा ही भेजे गए थे, जिन्होंने हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाया। उनकी इन बातों ने हमारे ऊपर काफी गहरा असर डाला और फिर उसी दिन रजनीश की हालत में सुधार होते ही हम सारे वापस होटल में आ गए। एक दिन वहां रुककर हम अपने घरों की ओर रवाना हो गए। आज इस बात को कई साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी रूह यह सोचकर कांप जाती है कि अगर उस दिन अग्निपिशाच ने हमारी सहायता न की होती तो हमारा क्या होता। तो साथियों, वरुण के साथ जो आप बीती थीं वह यहीं पर पूरी होती है। और जब वरुण ने अपनी कहानी हमें बताई तो हमें भी काफी रोमांचक और डरावनी लगी थी। अक्सर हम यही सोचते हैं कि जब भी कोई एंटिटी होती है तो वह बहुत ही ज्यादा भयानक होती होगी और हर किसी को नुकसान करती होगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर कोई सिद्ध पुरुष या कोई महात्मा उस एंटिटी को सही रास्ते पर ले आए तो वह लोगों का भला भी कर सकती है और दूसरी शैतानी ताकतों से लोगों को बचाने का कार्य कर सकती है, जैसा कि हमें इस स्टोरी में देखने को मिला। एक वो डायन थी जो कैसे लोगों को अपना शिकार बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ वह अग्नि पिशाच था जो ना जाने कितने वर्षों से उस जंगल में उस डायन से लोगों की रक्षा कर रहा है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तो यही है कि हमेशा अपने अंदर नेगेटिविटी को ज्यादा जगह ना दें, बल्कि पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छे रास्ते निकाल ही देता है। अच्छा, तो स्टोरी मुझे पता है सभी लोगों ने आखिर तक नहीं सुनी होगी, लेकिन जिन भी साथियों ने इस स्टोरी को आखिर तक सुना है वह मुझे बताए कि स्टोरी में सबसे ज्यादा डर वाला सीन कहां पर था, और अगर आप वरुण की जगह पर होते तो आप कैसा अनुभव करते हैं, मुझे जरूर शेयर करें। और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी हेल्प की है जितेंद्र तिवारी, लवलेश सिंह, विनय कुमार, हिमांशु सिंह और हरिप्रकाश पटेल ने। मिलते हैं अगली स्टोरी पर। धन्यवाद मित्रों, डरते रहिए और खुश रहिए।